अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच के साथ मैं हूं हसैन लियाकत। गुड मॉर्निंग, जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और देखते रहें सुबह की सोच। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच विद गजल एंड हसनैन। हसनैन कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। सबसे पहले तो मुझे ये देखने दे जरा गौर से, आपने मेरे साथ मैचिंग की है? काइंड ऑफ करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं सकी। अच्छा, तो आप पिंक ही पहन लेते? पिंक कलर मर्दों पे थोड़ा सा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बात ना करें, मर्द भी पहनते हैं पिंक, आप भी थोड़ा सा पिंक पहन लेते, अच्छे लगते साथ। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप पिंक पहन के आए तो मैं भी पिंक ठीक है। हाँ, अभी हम सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका में इस वक्त क्या सिचुएशन है। अमेरिका में जी इस वक्त गहमा गहमी मची हुई है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप या फिर कैमला हैरिस, दोनों में से कौन करेगा व्हाइट हाउस पर हुकूमत, और नताइज जो है वो आने का सिलसिला जारी है। लेकिन जो डिपेंड करता है वो स्विंग स्टेट्स पर ही करता है, वही तमाम तर नताइज जो है सामने लाएंगी। अभी एक स्टेट वैसे स्विंग हुई है, जो कैमला हैरिस थी उनका नंबर 117 था, एकदम से 193 हो गया। हाँ। और ट्रंप 216 पे मौजूद है। अब जाके वो जो टक्कर के मुकाबले की हम बात कर रहे थे ना पिछले 4-5 दिन मतलब अब फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। अब कुछ ही देर में नताइज जो है वो सामने आ जाएंगे और फिर देखना होगा। लेकिन इस वक्त जो है आई थिंक सो कैमला हैरिस जो है वो पीछे है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आगे है। जैसे जैसे नंबर जो है वो तब्दील हो रहा है, हमारी स्क्रीन पर भी चल रहा है, नाज़रीन इस हवाले से देख भी रहे हैं। तो जो ही नताइज का सिलसिला जैसे जैसे आता जाएगा हम डिस्कस भी करते रहेंगे। लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं जिसमें नेवाडा है, मिशिगन है और बाकी टेक्सास है, कैलिफोर्निया है, हाँ बिल्कुल, इन्हीं के नताइज जो है वो मैटर करते हैं वहाँ पर। और थोड़ा सा वहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज का थोड़ा सा रोल है, उसमें जो लोग सिलेक्ट होते हैं इलेक्टर्स, वही फिर सदर को भी मुंतखब करते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और अभी जो पाकिस्तानी मीडिया है ना, वो बेसिकली मैं देख रहा हूँ बहुत सारा मीडिया ऐसा है जो कि फॉक्स न्यूज़ के साथ एसोसिएटेड है, वहाँ से रिजल्ट उठा रहा है, लेकिन उसका ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप से है। डोनाल्ड ट्रंप उसके ऑनर भी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको जाके चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर इस इलेक्शन की बात की जाए, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान ये इलेक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि वहाँ पे नौजवानों में बहुत ज़्यादा मशहूर है, शायद बहुत सारे लोग ना चाहते हो उनको वो सदर बने, लेकिन कैमला हैरिस जो है वो भी उनकी एक खवातीन की एक बड़ी तादाद है, जो उन्होंने वुमेन्स कार्ड खेला है बेसिकली। एग्जैक्टली, और वो एक मतलब एक पूरी एक उनकी चेन बनी हुई है खवातीन की जो उनको सपोर्ट कर रही है इस दफा। और ये पहली खातून है जो मतलब इस तरह अगर इलेक्ट हो जाती हैं तो फिर जो है ये व्हाइट हाउस पर हुकूमत करेंगी। पहली खातून, जिस तरह आपने पहली खातून का जिक्र किया, तो इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में हिलरी क्लिंटन आई थी। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि हिलरी क्लिंटन क्या अमेरिका की पहली खातून सदर होंगी। उस वक्त भी वो नहीं हुई थी, और अभी भी जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमें ये मेरा ख्याल है कि अब सोच लेना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के नए प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि उनका फर्क काफी कम है। अभी जो फिगर एक चल रहा था उसमें ये बताया जा रहा था कि 56 जो है ना वोटों की दूरी पर है इस वक्त जो ट्रंप है। अब देखें कि 1 घंटा 2 घंटे बाद बाकायदा तौर पर नताइज का ऐलान हो जाएगा, फिर समझ आ जाएगा कि चेंज तो नहीं होंगे। नहीं चले जी, अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से हम आगे जाके भी बात करेंगे। और ये बड़े ऐसे इलेक्शन है जिसपे पूरे पाकिस्तान की नजर होती है। हम प्रॉपर एक सेगमेंट भी करेंगे जिसमें अमेरिका के एनालिस्ट मौजूद होंगे हमारे साथ अमेरिका से, वो इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे शायद कॉरेस्पॉन्डेंट भी मौजूद हों जिनसे हम डिटेल लेंगे। लेकिन शॉर्ट स्टोरीज की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। कल मैं जब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा वीना मलिक को। सो वीना मलिक ने ये कहा, मुझे तकरीबन पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से 70,000 से ज्यादा शादी के जो प्रपोजल्स हैं वो रिसीव हुए। तो उन्होंने कोई सेलेक्ट भी किया है फिर? नहीं, वो कह रही है कि 70,000 से ज्यादा हुए, लेकिन अभी तक मैंने कोई सिलेक्ट नहीं किया। और अभी मेरा ख्याल है कि पिछले कुछ अरसे से हम जब वीना मलिक को देख रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा पॉडकास्ट में आ रही हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स में बैठ रही है, प्रोग्राम्स भी कर रही हैं। तो वापस वीना मलिक कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। एक तो 70,000 प्रपोजल वाली बात उन्होंने कर दी, फिर ये भी कहा कि मुझे इंडिया से ना बहुत ज़्यादा ऑफर्स हैं, इंडियन मूवीज़ से, इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाती। और इस तरह के बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं। और वीना मलिक का आपको पता ही है कि लंबे टाइम बाद वो शायद अगर कम बैक कर रही हैं, वो छोड़ गई थी, इससे पहले तो वो ट्रैवल व्लॉगर बन गई थी। एग्जैक्टली। तो अपनी स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं जी। आज सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी लिए हैं पंजाब हुकूमत ने वैसे भी, लेकिन एक नाबीना अफराद है, बट वो मल्टी टैलेंटेड है और उसको जो है वो डिजर्विंग भी है। उनको एक गाड़ी गिफ्ट की है मरियम नवाज साहिबा ने। और जी वो नात ख्वां भी हैं, वो क्रिकेटर भी हैं, साथ ही साथ जी वो व्लॉगर भी हैं, बहुत सी सलाहियतें हैं उनके अंदर। और वो गूगल का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में रवानी से एक व्लॉग भी बनाते हैं और व्लॉगर और यूट्यूबर के तौर पर मकबूलियत भी रखते हैं। इसके साथ साथ जी वो अली जो है कंटेंट तख्लीक करने के लिए गूगल असिस्टेंट के साथ एक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। बट देखिए जिस तरह से हसनैन वो इतने मल्टी टैलेंटेड हैं,
तो वो डिजर्विंग भी हैं, बट आई थिंक इससे ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, इससे ज़्यादा भी होना चाहिए, और पंजाब गवर्नमेंट का एटलीस्ट उन्होंने ये तो अप्रिशिएट किया कि उनको एक गाड़ी दे दी। और आपको पता है पाकिस्तान में नाबीना अफराद हों या फिर स्पेशल पर्सन हों, उनको इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है। एटलीस्ट एक अप्रिसिएशन बनती है मरियम नवाज़ के लिए कि जिस तरह उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया, एक नई कार दी। और अली जो कि बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं, मैं इनका कंटेंट देखता भी हूँ, उनको भी शायद थोड़ा और ज़्यादा सहारा मिलेगा अप्रिसिएशन के बाद। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो वो डिफरेंट कंटेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। जी, पंजाब से आपने खबर बताई, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी पंजाब से आपको खबर बताऊं। अच्छा। आपने एक अच्छी खबर बताई है अली के हवाले से, मेरे पास अच्छी खबर है खवातीन के हवाले से। अच्छा। आपको एम्पावर करने के लिए, खवातीन को एम्पावर करने के लिए मरियम नवाज पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा हमें सरगर्म नज़र आई हैं, और इस दफ़ा भी खवातीन को एम्पावर करने के लिए मरियम नवाज़ हमें सरगर्म होती हुई नज़र आ रही है। खवातीन तालिबात की बात की जाए, जो कि स्टूडेंट्स होती हैं खवातीन, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कॉलेजेस में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करती हैं। इस हवाले से पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सूबे भर में, मैं पंजाब पूरे सूबे की बात कर रहा हूँ, खवातीन के तालीमी इदारों में सिर्फ खवातीन के अमले की ज़रूरत के लिए एक एक्शन प्लान नाफिज किया है। ये प्रोग्राम सरकारी भी होगा और निजी इदारों में भी इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि तलबात को महफूज माहौल में वो अपने हुनर सीख सकें, तालीम हासिल कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि इतनी हरासमेंट के वाकयात अभी पीछे ही हमने देखा पंजाब कॉलेज को। हाँ, और इन इक़दामात के एक हिस्से के तौर पे गज़ल खवातीन तालिबात के लिए मुख्तस करदा इलाकों से मर्द मुलाजमीन का तबादला किया जाएगा, और तमाम तालीमी इदारों बशमूल कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और स्कूलों को अब कारोबारी औकात के दौरान मखलूत जिन्स की तरतीबात में सरगर्मियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों से लैस की जाएंगी, और सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 30 दिनों के लिए बरकरार रखा जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ है। सीसीटीवी कैमरे जो है वो हर जगह पर नस्ब होने चाहिए, ताकि आपको बर वक्त मालूमात मिल सके कि कहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है। बिल्कुल, और इन इलाकों की निगरानी के लिए सीसीटीवी फुटेज का मैंने आपको बताया, और जैसे कम रोशनी वाले कमरे या फिर अलग थलग जो कमरे होते हैं, वहाँ पे भी सीसीटीवी फुटेज को यकीनी बनाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई इस तरह के वाकयात होते हैं ना, तो उसमें यही चीज़ सामने आती है कि यहाँ के कैमरे नहीं थे, इस साइड का कैमरा खराब था। लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि वो 30 दिन तक जो है उनको पता चलता रहेगा कि कौन सी एक्टिविटी कहाँ पर हुई है। अगर अंधेरा भी है तो वहाँ पर दिलान वगैरह लगाए जाएंगे, और उससे भी उनको मालूमात हासिल होती रहेगी। इस तरह ये है कि होप फॉर द बेस्ट के फ्यूचर में जो है ऐसे वाकयात जो हमने माजी में देखे हैं वो नहीं होंगे। जी हाँ। अच्छा हसनैन, आपको पता है कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर 2 मिलियन सालों से रिकॉर्ड बारिशें नहीं हुई हैं। अच्छा, आपने जब 2 मिलियन साल कहा ना, तो मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी वहाँ पे बारिश, मतलब यार आप देखिए पूरी जिंदगी किसी ने बारिश नहीं देखी और ना ही बर्फबारी। हाँ नहीं, बारिश नहीं देखी, बारिश और बर्फबारी भी नहीं हुई ना, तो मतलब ये है कि अच्छा वो जी बेसिकली एक कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका, जहाँ पर जो है खुश्क वादियाँ हैं, ज़मीन भी खुश्क है, बहुत ही इन्वायरमेंट जो है वहाँ पर ड्राई है। 2 मिलियन साल से रिकॉर्ड बारिशें नहीं हुई, मतलब कभी भी किसी ने वहाँ पर बारिश नहीं देखी है। और ये मुनफरिद खित्ता है, इंतहाई खुश्क और सख्त माहौल रखता है। और अगर थोड़ा सा एस्टिमेट लगाएं तो एंटार्क्टिका 98% बर्फ से ढका हुआ है। जमीन की तहसीन की शक्ल पानी के बजाय हवा और बर्फ से बनती है। बर्फ से ढका होने के बायस वहाँ कोई बाकायदा मुस्तकिल इंसान भी वहाँ पे नहीं रहते। ज़ाहिर है वहाँ पर रहना मुश्किल होगा, कैसे कोई सरवाइव कर सकता है। सिर्फ जो है वहाँ पर बर्फ ही बर्फ और बारिश तो होती नहीं है, तो कैसे इंसान सरवाइव कर सकता है बारिश के बगैर, ना हवा ना धूप और ना कुछ। बिल्कुल, और अगर आपने एंटार्कटिका की बात की तो वहाँ पे कोई बस्तियाँ नहीं हैं, लोग नहीं रहते जिस तरह आपने बताया, लेकिन साइंसदान ज़रूर जाते हैं, साइंसदान जाके वहाँ पे रहते हैं और साइंसदान जाके अपनी तहकीक मुकम्मल करते हैं। और ये दुनिया का ऐसा बरआज़म है जहाँ पे आबादी ना होने के बराबर है। लेकिन पिछले दिनों हमने ये खबर इसी प्रोग्राम में शेयर की थी कि यहाँ पे भी ना कुछ इलाकों में जो निचले इलाके हैं वहाँ पे सब्ज़ा उगना शुरू हो चुका है। और जो ज़िंदगी है उसके लिए मेरा ख्याल है कि एक नई उम्मीद जागी है। और डेफिनेटली जब ज़िंदगी की एक नई उम्मीद जागेगी तो सियासतदान उधर का भी रुख करे, साइंसदान उधर का भी रुख करेंगे। ये है ना कि वो फिर अपनी तहकीक के लिए, चीज़ों के लिए, कुछ नई इजादात के लिए वहाँ पर जाते होंगे और फिर चीज़ें डेवलप करने के लिए जो है वहाँ पर रुख करते हैं और देखते हैं और महसूस भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे है। जहाँ पे आप कह रही हैं कि एंटार्कटिका में बारिश नहीं हो रही है, वहाँ पे एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कभी कभार तो बारिश नहीं होती थी, बिल्कुल बारिश का नाम निशान नहीं होता था। लेकिन अब मैं आपको सऊदी अरब की बताऊंगा जहाँ पे जो तपते सहरा हैं वहाँ पे बारिश हो रही है। सऊदी अरब के सहराओं में बारिश बिल्कुल नहीं होती थी, बारिश का
तस्वुर नहीं किया जाता था, लेकिन अब हमने देखा है कि वहाँ पे बारिश भी हुई, यालाबारी भी हुई। इस वक्त आपको फुटेज नज़र आ रही है। हाँ। सऊदीया शायद मरी वाले मनाजिर पेश कर रहा है, और सहराओं में जो मौसमियाती तब्दीली है, स्पेशली अगर सऊदीया की बात की जाए तो अलजुफ रीजन में हफ्ते को होने वाली बारिश और शदीद यालाबारी से मुतअद्दिद इलाके बर्फ़ की तरह सफ़ेद दिखाई दिए, और यालाबारी इलाकों में जो जहाँ पे भी हुई उन्होंने सफ़ेद चादर ओढ़ लिया, और सर्द हवाओं से मौसम खुश्क हो गया और अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ी है। नशीबी इलाकों में नदी नाले पानी से भर गए, और नशीबी इलाकों में स्याहों को जाने से रोक दिया गया, क्योंकि मज़ीद बारिशों की भी पेशगोई है। और मैं आपको बताऊं कि ये हमारी जो इस्लामी तालीमात हैं वहाँ पे भी है कि जो सऊदीया है वो क़यामत के करीब करीब सरसब्ज हो जाएगा, बारिशें होंगी, यालाबारी होगी। ये चीज़ हमें इस्लामी तालीमात से भी मिलती है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस से भी मिलती है कि जब सऊदीया में या अरब में सब्जा आ जाए तो समझ लो कि क़यामत करीब है। ठीक है, लेकिन जो आपने रीजन की बात की ना, अलजोफ रीजन की, इसका विजिट मैंने खुद भी किया हुआ है, तो ये यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। लेकिन जब अब जब मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी कि आप नहीं वहाँ पर जा सकते, और इसके आगे ही फिर सकाका भी है और दीगर शहर भी आ जाते हैं। लेकिन ये है कि अब जैसे आपने खबर दी कि वहाँ पर बारिश हुई, लोग महसूस हो रहे हैं, खुशी हो रही है उनको, और जिस तरह से सर्दियाँ आ गई हैं और एक नई दस्तक है सर्दियों की, तो लोग काफ़ी खुशबीत दिखाई दिए हैं हमें। जी हाँ। अच्छा, आपको मैथ से मोहब्बत है? बिल्कुल नहीं ऐसे मुझे भी नहीं। अच्छा, तो फिर वो देख रहे होंगे। अच्छा जी, आपको खबर दें कि रियाजी की किताबों में अलजबरा तो आपने हमेशा से पढ़ा होगा, आप समझा होगा, लिखा होगा, देखा होगा, लेकिन क्या कोई ये भी जानता है कि अलजबरा का बाप यानी कि फादर किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन मूसा अल ख़वारिज़मी, जो कि 9th सेंचुरी के मुसलमान रियाजी दान और माहिर फ़ल्कियात भी थे, जिन्होंने क्या किया, हसनैन के रियाजी के मैदान में इनकलाब बर्पा किया, अलजबरा लाया, इक्वेशंस हमने सीखी, पढ़ा, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने बहुत से जो हमारे समाजी मसाइल हैं विरासत के हवाले से भी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उनमें भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। आज तक की जो जनरेशन है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो मतलब आप देखें कि उंगलियों पर हिसाब कर लेते हैं। हमें तो कैलकुलेटर्स की ज़रूरत पड़ती थी और अभी तक पड़ती है, लेकिन ये है कि अलजबरा जो है वो एक बहुत, उन्होंने अलजबरा जो किताब थी, अलजबरा ने बुनियादी किले मुतारिफ करवाए जो आज भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत से समाजी हमारी जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए भी ये अहम किरदार अदा करता है। कोई तो फार्मूला याद होगा आपको? नहीं, मुझे अलजबरा का कोई फार्मूला नहीं याद। उसके जितने भी कुलिये थे वो मैंने सिर्फ रट्टा लगा के पढ़े थे, ताकि मैं अलजबरा की क्लास में पास हो सकूं। वो जो मैथ वाला सब्जेक्ट, मतलब आपने पास करने वाला है? हाँ, मैथ इज नॉट ए गुड सब्जेक्ट फॉर मी एट ऑल। जितनी भी जगहों पे मैथ आता था तो मैं कहता था जान छुड़ाओ, इससे निकलो। अच्छा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैथ बहुत ज्यादा। अच्छा, कभी फेल भी हुए? नहीं हुए कभी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैथ में कभी फेल नहीं। बस निकाल दिया आपने। जी ऐसा ही। और ये जो अलजबरा की आपने बात बताई, इस हवाले से आपने कैलकुलेटर की भी आपने खबर बताई थी, हमने पहले भी उसको शेयर किया था। और ये जो कुलियों की बात बताई है, किसी दिन शायद हो सकता है कि अलजबरा के कुलियों के हवाले से भी हमें अब खबर पेश करनी पड़ सकती है। हाँ जी। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर ख़वातीन औज़ात वक्त हो जाता है। एक शॉर्ट सी का ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम अपना रुख करेंगे पेशावर की जानिब, जहाँ पे असाइज़ा हड़ताल पे जानेंगे कि क्यों ये हड़ताल जारी है। स्टे विद अस। पाकिस्तान में हर 2 में से 1 बच्ची तालीम से महरूम है। एक मजबूत वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम चलेंगे जी पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में भी असातिज़ा सरापा एहतजाज है। इससे पहले भी हमने ये खबरें दी थी कि टीचर्स जो हैं वो इस वक्त एहतजाज पर हैं। एहतजाज करते हुए स्कूलों को ताले भी लगा दिए गए हैं, और साथ ही साथ जी खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे अजला की तरह मर्दान में भी प्राइमरी स्कूल टीचर्स ने अपने हक में एहतजाज शुरू कर दिया है, और इस दौरान स्कूल को ताले लगा दिए गए हैं। ताला बंद हड़ताल की बदौलत बच्चों को घर वापस भेज दिया गया है, जो बच्चे स्कूल्स के लिए स्टडीज़ के लिए आए थे। बिल्कुल ऐसी है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है केपी की सूरत हाल, और वहाँ पे डिफरेंट एहतजाज हो रहे हैं। जब भी एहतजाज होते हैं हम आपको उस हवाले से आगाह करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फयाज खान साहब मौजूद हैं। फयाज, बताइएगा ये एहतजाज क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है, और क्या कोई मुज़ाकरात भी हो रहे हैं गवर्नमेंट और टीचर्स के? हाँ जी बिल्कुल। ये 17 जनवरी 2023 को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सूबे के तमाम प्राइमरी
असातिज़ा की अपग्रेडेशन की मंजूरी दी थी और इस सिलसिले में तमाम जितने भी असातिज़ा इनकी अपग्रेडेशन कर दी थी। तब इस सिलसिले में जो है बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और ये जो है फैसला किया गया था, जिसके पेश नज़र जो है तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और अभी तक जो है इन असातिज़ा की अपग्रेडेशन नहीं हुई, जिस पर गुज़िश्ता दिनों जो है इनके मुज़ाकिरात हुए, ये मुज़ाकिरात जो है नाकाम हुए और जिसके नतीजे में पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम 26,000 प्राइमरी स्कूलों में जो है तालाबंदी कर दी गई है और इस वक्त जो है तमाम स्कूलों में जो है तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल है। बच्चे जो है सुबह स्कूलों के लिए निकले थे और जो है स्कूल आए तहम स्कूल में असातिज़ा ने उनको वापस कर दिया, चूँकि इनका एहतजाज है और एहतजाजी धरना जो है वो जारी है और आज इनका दूसरा दिन है अपने मुद्दाबात के लिए। तो इस हवाले से आज भी जो है इनका एहतजाज जारी है। जी अच्छा फयाज, ये बताएं कि गुज़श्ता साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको ठीक है, उनसे उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। ठीक है, आप ठीक। अच्छा अजीजुल्लाह साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हैं प्राइमरी स्कूल एसोसिएशन के सदर, टीचर्स एसोसिएशन के सदर। अजीजुल्लाह साहब बताइएगा, ये क्यों हड़ताल चल रही है? आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे और क्या वजह है कि आप हड़ताल की तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया और बी न्यूज़ का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये इस तरह है कि 2022 में हमारे लिए साबिका हुकूमत ने सूबाई काबीना से अपग्रेडेशन की मंजूरी दी थी। उसके लिए भी हमने कोई 4-5-6 दिन का धरना दिया था। उसकी बदौलत जो है वो उसके वक्त की हुकूमत ने प्राइमरी असातिज़ा के लिए जो है वो अपग्रेडेशन की मंजूरी दी थी और ये अपग्रेडेशन हम इस बुनियाद पे मांग रहे हैं कि 2018 में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने रूल्स तब्दील किए और उस रूल्स के मुताबिक जो है वो तमाम कैडर की टीचर्स को ग्रेजुएशन की बुनियाद पर BPS 15 और 16 भी भर्ती कर रहे हैं, जबकि प्राइमरी असातिज़ा के लिए वही क्वालिफिकेशन रखा है लेकिन उनको 12 स्केल में रखते हैं। तो हमने बहुत सी कोशिशें की, वेबिनार्स किए, हुकूमत को कायल किया, लेकिन उसमें कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो 2022 के धरने की बुनियाद पर जो अपग्रेडेशन हुई है उसका 1.5 साल हो गया है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो हमने 7 अक्टूबर को नोटिस दिया, तमाम जिलों में प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया प्रेस क्लबों के सामने। फिर हमने 1 महीने का टाइम दिया गवर्नमेंट को कि 5 नवंबर तक हमारा नोटिफिकेशन जारी करे, लेकिन फिर भी उसमें सुस्तरवी का शिकार रही। तो 5 नवंबर कल से हमारी 26,000 जो प्राइमरी स्कूल है खैबर पख्तूनख्वा में वो बंद है और ये धरना जारी है और स्कूल भी उस वक्त तक बंद रहेंगे जब तक ये हुकूमत हमारी प्राइमरी असातिज़ा की अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं करती। अच्छा अजीजुल्लाह साहब, ये भी बताएं कि अभी आपने जिक्र किया 2022 से लेके अब तक ये एहतजाज है और आपके साथ कोई मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे, लेकिन देखिए बच्चों का भी इसमें हर्ज हो रहा है। जैसे कि कहा गया कि बच्चे स्कूल आए लेकिन तालाबंद हड़ताल थी, उनको वापस भेज दिया गया। नुकसान तो बच्चों का भी हो रहा है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो हमारे सूबे का फाइनेंस मिनिस्ट्री है और वो लोग हैं जो अभी तक अपनी ही काबीना से मंजूर शुदा जो बिल है अपग्रेडेशन की उस पर अमल दरामद नहीं करवा रहे और ये हड़ताल 5 नवंबर से शुरू है, कल से शुरू है। 2022 वाला अलग था, वो 5 दिन का रहा और फिर वो खत्म हो गया, उसकी बुनियाद पे हमें अपग्रेडेशन मिली। लेकिन ये जो हड़ताल कल से शुरू की गई है ये उस बिल को उस अपग्रेडेशन पर अमल दरामद करने के लिए, उसका नोटिफिकेशन करने के लिए हमने रखा है, क्योंकि हम हर MBA के पास गए, हर MPA के पास गए, इस सूबे की हर सियासी पार्टी के पास झड़का लेकर गए, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी, न किसी ने हमारा साथ दिया। तो हमने मजबूरन ये रास्ता इख्तियार किया, हमने धरना देने का फैसला किया और स्कूल बंद रखने का फैसला किया कि आज तक पूरे पाकिस्तान में जो प्राइमरी असातिज़ा का स्टेटस है वो अलग है और खैबर पख्तूनख्वा में जो प्राइमरी असातिज़ा का स्टेटस है वो सबसे कम है। हम मजबूरन जो है धरने पे मजबूर है और ये स्कूलों को हमने बंद किया हुआ है। अच्छा अजीजुल्लाह साहब, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि धरना काफी टाइम से जारी है लेकिन आप कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है, तो अब क्या आप ये धरना इसी तरह जारी रखेंगे या कोई आपके पास प्लान बी भी है? बस धरना तो हमारा जारी रहेगा, रोडों पर ही रहेंगे और उसके साथ जो है वो हड़ताल का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रहेगा, स्कूल क्लोज होंगे इंशाल्लाह। अच्छा फयाज, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि बच्चों की तालीम को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, उनकी तालीम का हर्ज हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कोई मौक़िफ़ लेने की आपने कोशिश की? जिस तरह अजीज़ साहब बता रहे हैं कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री से कोई रब्ता किया आपने? उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या ये मामला हल करेंगे वो? बिल्कुल, देखिए इस तरह है कि दोनों तरफ से जो है हट दर्मी का सिलसिला जारी है।
यही वजह है कि अभी तक जो है मामलात इनके माबैन तय नहीं हो सके। आपको पता है कि इस वक्त जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शदीद माली बहरान का शिकार है। न सिर्फ माली बहरान का शिकार है, हुकूमत के पास मुलाजिमीन के लिए पेंशन और तनख्वाहों के पैसे नहीं है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की, तो उनको भी जो है माली मसाइल का सामना है। इसी वजह से महकमा खजाना की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है, इसमें जो है इन्होंने जो है तखमीना लागत लगाई थी, तो वो पहले जो थे 29 अरब रुपए लगाए गए थे कि 29 अरब रुपए खर्चा इन अपग्रेडेशन पर आएगा। तमाम इस सिलसिले में असातिज़ा का कहना है चूँकि इस पे 12 अरब रुपए जो है खर्च होंगे और महकमा खजाना की जानिब से टाल मटोल किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर जो है ये अपग्रेडेशन की जा रही है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ जब हमारी बात हुई फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक आला हुकाम से, तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो हमारे पास वसाइल जो है वो नहीं है। इस वक्त हमारे पास माली मसाइल का सामना है, हुकूमत के पास जो है वसाइल नहीं है। इस वजह से अपग्रेडेशन में थोड़ा सा मसला है। ताहम उन्होंने अब कहा है कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और मुज़ाकरात के साथ साथ जो है गौर भी हो रहा है कि इनके लिए कौन सा तरीक़ेकार अपनाया जाए ताकि इनको जो है इनकी जो अपग्रेडेशन है, देरीना मुतालबा है, वो पूरा किया जाए। इसी वजह से जो है अभी तक इनका मसला जू कतू है और इस पर जो है अमल दरामद ना हो सका और यही वजह है कि आज ये प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा जो है ये सड़कों पर निकल आ चुके हैं और सड़कों पर जो ये एहतजाज कर रहे हैं। जी अच्छा, अजीजुल्लाह साहब, आप ये बताएं कि अब ये एहतजाज कितने अजला में हो रहा है, और जो आप बता रहे थे कि माजी में भी आपने एहतजाज किया, उस एहतजाज से आज का एहतजाज, इसमें क्या फ़र्क है, कितना वसी है ये? ये एहतजाज जो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में है, लेकिन स्कूल जो है वो तमाम अजला में बंद है और धरना जो है वो हेडक्वार्टर पेशावर में है। और इसका मकसद यही है कि अभी फयाज भाई ने कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो अखराजात बता रही है वो बिल्कुल फेक रिपोर्ट है, वो झूठ पर मबनी है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, वो नोटिफाई कमेटी है, उसमें जो अखराजात दिखाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 अरब रुपए है। और मैं ये बताऊं कि जो प्राइमरी टीचर्स के असल मसला है और उनका एप्लीकेशन है उसमें 3.5 अरब रुपए का खर्चा आता है। तो मैं ये कहता हूँ, ये मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के पास अपने लिए तो अपनी अयाशियों के लिए बहुत सारे पैसे हैं, वो अपने लिए अमरात का बिल जो है वो रातों रात पास करते हैं, लेकिन जब मेमार कौम की बात आती है, असातिज़ा की बात आती है, तो फिर ये लोग कहते हैं कि हमारे पास खजाने में पैसे नहीं है, ये मजबूरी है। तो ये एहतजाज जो है ये पूरे जोर शोर से जारी है और ये इसलिए जारी है कि जो 2022 में हमने धरना दिया था वो हमारे पास कुछ था नहीं, हम लेने के लिए आए थे कि हमें अपग्रेडेशन दिया जाए। तो अपग्रेडेशन हमें मिल चुका है। अब जो लोग आएंगे उस एहतजाज के डबल आएंगे, इसलिए कि इस वक्त अमल दरामद कराना है, नोटिफिकेशन जारी करवाना है। अच्छा, आपको अपग्रेडेशन मिल चुका है, एक नोटिफिकेशन जारी करवाना है। लेट्स सपोज अजीजुल्लाह साहब वर्स्ट केस सिनेरियो में वो नोटिफिकेशन केपी गवर्नमेंट नहीं जारी करती, तो सर ये एहतजाज तो फिर बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन हो जाएगा। जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी तालीम को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिस तरह पहले गजल ने भी कहा। जी, इन बातों का हमें एहसास है, हम टीचर हैं और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट का वक्त ज़ाय हो, हमारे तलबा का वक्त ज़ाय हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर महकमा तालीम इसमें संजीदगी का मुजाहिरा करे तो हम ये नहीं कहते कि हमारा नोटिफिकेशन जो है वो अभी हमें दे, कोई मैकेनिज्म बताए, कोई बात बताए, कोई हमें बिठाए, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले आए, एजुकेशन वाले आए, सीएम साहब इसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करें, क्योंकि एक सूबाई हुकूमत के लिए 3 से 4 अरब या 5 अरब रुपए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इन लोगों ने अब इसको अन्ना का मसला बनाया हुआ है, तो क्यों? और ये मैं आपको बताऊं कि ये फैसला भी पीटीआई की हुकूमत ने किया है और ये वाली तहरीक चेयरमैन इमरान खान के विजन के मुताबिक और उनकी हिदायत के मुताबिक ये अपग्रेडेशन हमें 2022 में दी गई है। तो मैं वज़ीर आला अली अमीन खान से ये गुजारिश करता हूँ कि आप जो है वो इमरान खान के दस्तराज है, उनसे खास है, तो आप उनके फैसलों पर, उनके जो विजन है उसके मुताबिक किए गए फैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? अच्छा अजीज साहब, जो आपकी बातों से मुझे लगा है आप ये चाहते हैं कि लेट्स सपोज अगर गवर्नमेंट आपसे राब्ता करती भी है, कोई टाइम फ्रेम बता देती है कि 2 महीने में होगा, 3 महीने में या फिर 6 महीने में, तो आप फिर भी धरना मंसूख कर देंगे, ऐसे ही है? नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन हम ये बताए तो सही सीएम साहब या फाइनेंस मिनिस्ट्री कि हाँ हमारे साथ बैठे, उनका जो खर्चा है, जो हमारा
खर्चा है जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया है अखराजात, उसको मिलकर बैठते हैं, उस पर बात करते हैं तो कोई सोल्यूशन उसका निकल आएगा। लेकिन जब ये बैठेंगे नहीं, हमारी बात सुनेंगे नहीं, हमारी इस वक्त तो कोई किसी भी कमेटी की जरूरत तो इसलिए नहीं है कि ये कानून है और रूल ऑफ लॉ के तहत हम मांग रहे हैं, क्योंकि ये पूरे मुल्क में रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी चाहते हैं। तो अपने सूबे में जो है वो रूल ऑफ लॉ पे अमल क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो बिल पास हुआ है काबीना से, ये तो लॉ बन चुकी है, कानून बन चुका है, तो क्यों इस पे अमल दरामद नहीं कर रहे हैं? जी, और बात सारी यही है, जैसे कि हसनैन ये कह भी रहे हैं कि टेबल टॉक जरूरी है। जब तक वो नहीं होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो फिर मामलात हल नहीं होंगे। हमारे साथ मौजूद थे जी अजीजुल्लाह साहब, साथ ही साथ फयाज हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर, और उनका यही कहना है कि हमारे साथ बैठे, हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे कि हमें भी इस चीज़ का इदराक है कि बच्चों की स्टडीज़ ज़ाया हो रही हैं, उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन अपग्रेडेशन का जो मसला है वो भी एक अहम है, क्योंकि वो खुद ये बात कर रहे थे कि 2022 से हम ये जो है एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सिर्फ काम जलसे, जुलूस और धरने निकालना, तरक्याती कामों की तरफ उनका कोई, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्लाह करे कि केपी गवर्नमेंट जो रियल मसाइल हैं उनकी तरफ भी तवज्जो दे। ख़वातीन औज़ात, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुल्क की सियासत के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से कि सियासत में इस वक्त क्या गहमा गहमी चल रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, और ये जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती के बाद पहला इजलास था। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच फाइनली कायम कर दिया, और जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद जुडिशल कमीशन का ये पहला इजलास था, जैसे मैंने पहले भी कहा, और जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच को कायम किया गया है। ये फैसला कर लिया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और फैसल चौधरी ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके पार्लियामेंट हाउस में होने वाली कानून साजी पर भी मुशावरत की है, और बातचीत की गई है कि आया कि आगे कैसे चलना है, मिलकर चलना है या फिर नहीं। जबकि पीटीआई रहनुमा फैसल चौधरी ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान और हम कानून साजी पर एक जैसा मौक़िफ़ रखते हैं। तो ये कुछ चल रहा है हमारी मुल्क की सियासी सूरत हाल में, इस पर हम बात करेंगे अब। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह आपने फैसल चौधरी साहब का नाम लिया, तो फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि हम मुलाकात के हवाले से आपसे पूछें, अब अमीनुद्दीन साहब को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया है। एक तरफ वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसके भी रुकन होंगे। आप ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस के बाद या फिर उनसे भी पावरफुल हो चुके हैं अमीनुद्दीन साहब? हाँ बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट को अदालत उज़्मा कहा जाता था, यानी सबसे बड़ी अदालत। तो अब अदालत उज़्मा में अदालत अरफा बना दी गई है, यानी वहाँ पे भी उनसे भी एक सुप्रीम कोर्ट बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट बन चुकी है, और अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो एक अच्छे जज हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खुद को वोट दिया वो कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। देखिए, एक अखलाकियात जो होती हैं वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ख़ासकर एक जज जो है और उनका अखलाकियात के साथ रहना जो है बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो ना भी देते तो 6 वोटें मिल जाती उनको, तो वो उन्होंने खुद को वोट देना मुनासिब समझा। ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तकाजा ये है ट्रांसपेरेंसी का, शफाफियत का और अखलाकियात का, कि जब सब खुद को रिक्यूज करते और वहाँ पे जो मौजूद हजरात हैं वो उनके लिए वोट करते हैं। अब वो खुद ही अपने, इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी मुफादात का टकराव। आपने खुद को वोट दिया, वोट दे के आप वहाँ पे आईनी बेंच के सरबराह हो गए। हमारा तो मौक़िफ़ जो है बिल्कुल वाज़े है, ना हम मुकला जो है 26वें आईनी तरमीम को तस्लीम करते हैं, और जुडिशल हम इसको ये ना हम जुडिशल कमीशन को कोई आईनी इदारा समझते हैं, लेकिन क्योंकि ये जैसे भी आप कहें कि दोस्त के साथ ये तरमीम की गई, तो कानून तो है, कानून पे अमल दरामद तो करना पड़ता है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। लेकिन ये है कि जिस तरह से ये मामलात किए गए हैं ये बहुत ही अफसोसनाक हैं, और इसके आपको आने वाले दिनों में
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और जनरल जो हमारा निजाम है। जी सही। फैसल साहब आप साथ ही रहे, हमें ज्वाइन किया है जहांगीर जंदूर साहब ने भी, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो जहांगीर साहब। जैसे कि भी फैसल साहब ने फरमाया और यही कहा कि अब यही लगता है कि जो जस्टिस साहब हैं वो उनके जो इख्तियारात हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं और उधर चले गए हैं। पहला इजलास हुआ 26वीं यानी तरमीम के बाद। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है कि चीफ जस्टिस खुद आज खुद नोटिस के बाद इसको कलअदम करार दे सकते हैं? नहीं, इस तरह नहीं। देखें, किसी चीज को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल देखें ना, बेंच बन गया है तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उस बेंच के पास जाएगा। अगर बेंच बनने से पहले कोई फुल कोर्ट बैठ जाती तो कोई इस तरह का डिसीजन आ जाता कि वो 26 जो अमेंडमेंट है उसको एग्जामिन करते तो ये सबसे बेहतर होता। लेकिन अभी देखें चीजें कॉम्प्लिकेट होती चली गई हैं और सुप्रीम कोर्ट की ऑलमोस्ट जितनी भी पावर थी वो एक सुप्रीम कोर्ट से पूरी से लेके एक बेंच को दे दी गई है। अब बेंच किस तरह आगे चलता है, वो बेंच का जो है वो 2 महीनों के लिए बनाया। अब इस 2 महीने में बेंच कौन से केस सुनेगा, फिर 2 महीने के बाद क्या होगा। तो मेरे ख्याल में 26वीं तरमीम के बाद ना एक जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आनी दरार पैदा हो गई है ना, तो ये इसका असर बड़ा देर पा होगा और देर तक रहेगा। जब हो सकता है इसमें सालों लग जाए सुप्रीम कोर्ट को वापस अपनी इंटीग्रिटी, वापस अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो बहाल कराते कराते बहुत टाइम लगेगा। अच्छा चोई साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। मुझे ये बताइएगा कि एक खत भी लिखा गया जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की जानिब से, और उस खत में यही कहा गया कि आप फुल कोर्ट बनाइए, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जितनी भी दरख्वास्तें उनको निपटाइए। अब जो तरमीम आ चुकी है उसके बाद क्या फुल कोर्ट बैठ के इसको निपटा सकता है? देखिए, फुल कोर्ट में तो अभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं अभी, क्योंकि वो आईनी बेंच में का हिस्सा नहीं है। अब क्या वो यही तो बातें हैं जिसके ऊपर होमवर्क नहीं किया गया और तरमीम लाने से पहले ये जो बारीकियां हैं इनके ऊपर गौर नहीं किया गया, और एक जिस तरह से रात भर में ये की गई और जल्दबाजी में सूरत में ये सारे मामला किए गए, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगे। अब ज़ाहिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी जो है वो अमेंड कर दिया गया है, और इस हुकूमत ने तो बिल्कुल जो अपनी लेजिस्लेशन की जो पावर है उसको सेल्फ सर्विंग की इंतहा कर दी है। यानी ये तो रबड़ स्टैंप से भी आगे कोई चीज चले गए हैं, बहुत ही लिक्विड हो गए। और मतलब इस तरह से तो कभी कोई पार्लियामेंट नहीं चलती, और जिस तरह से इख्तियारात सरेंडर कर दिए गए हैं पार्लियामेंट के, और पार्लियामेंट मजर है अवाम की उमंगों का, लेकिन क्योंकि ये अवामी उमंगों की मजर पार्लियामेंट नहीं है, ये उनकी नुमाइंदगी नहीं करती, एक मखसूस ताकतवर तबके की नुमाइंदगी करते हैं और उसी को सर्विस दे रहे हैं। जिस तरह से ये 1 मिनट के अंदर जो है ये सारी तरमीम की गई, एक्सटेंशन का एक दौर शुरू कर दिया गया, इससे इदारे कमजोर होंगे और उनका नतीजे पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के मुल्क के लिए अच्छे नहीं होंगे। इदारा जाती मजबूती जो है नए लोगों के सामने से आने से होती है। दुनिया भर में एक्सटेंशन का कोई रवाज नहीं है, और यही एक गलती PTI से भी 2018 में हुई जब बाजवा को एक्सटेंशन दी गई। मैं समझता हूँ वो एक ऐसी गलती है कि उसके नतायज बहुत बुरे आए पाकिस्तान की जमहूरियत पे, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पे। अभी हम जो इस हालात में जा रहे हैं ये उन्हीं का किया धरा है, बाजवा साहब की कारस्तानियां हैं, और ये जो अभी टीम को मुसल्लत है कब्जा माफिया जो है ये भी उन्हीं की टीम है, और वही लेके आए और पाकिस्तान को मुसल्लत कर दिया गया। तो इस चीज के हम तो इसमें बतौर शहरी, बतौर वकील, बतौर लॉ प्रैक्टिशनर तो बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, और इस निज़ाम को कैसे चलाया जाएगा डंडे के जोर पे। बर्मा से भी बुरा मुल्क है पाकिस्तान, 25 करोड़ की आबादी, अगर जमहूरी असूलों पे नहीं चलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है फैसल साहब, आपकी बात को लेकर जहांगीर जदून साहब के पास जाऊंगी, उनसे इस चीज़ पर पॉइंट लूंगी कि अब क्या आईनी बेंच के जो फैसले होंगे उनको किसी फोरम पर चैलेंज किया जा सकेगा? ये देखें, यही दो हम रोना रो रहे हैं पिछले जब से 26 अमेंडमेंट आई है, इसमें यह भी क्लैरिटी नहीं है कि ये ICA किस तरह होगी, और अभी जजों की तादाद भी उन्होंने बढ़ा दी है, तो ये बहुत अनसर्टेनिटी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस पे कदगन लगाएगी 26 अमेंडमेंट के, इसके हल जब तक नहीं मिलता या इस तरमीम को फुल कोर्ट बैठ के एट द टच स्टोन ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या फंडामेंटल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर नहीं परखा जाएगा, तो उस वक्त तक जो है ना वो आगे मूव करने से हालात और खराब हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप एक अदलिया जो बेसिक चीज है ना, ट्राइकाटमी ऑफ द पावर है कि एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव और अदलिया ने अपने डोमेन में काम करना है, इसमें कोई शक नहीं है कि अदलिया की भी तारीख हमारे मुल्क में इतनी अच्छी नहीं है।
पीछे आप देखें तो अदलिया ने भी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस किया है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आधे घंटे में घर भेजा है, जो भी कंडेमनेबल है। और अदलिया वो एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बनी रही है। तो अदलिया को भी चाहिए कि अपने डोमेन में काम करें, वो उतनी वो रीच ना करें जितनी कि वो एग्जीक्यूटिव के हर काम को या तो स्टे कर देते हैं या जो है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज देते हैं 2 मिनट में। तो इसीलिए फिर जब लास्ट टाइम जस्टिस काजी फईसा का दौर था तो उसने कहा जी पार्लियामेंट को सॉवरन करें, तो पार्लियामेंट इतनी सॉवरन हो गई कि पार्लियामेंट ने अदलिया की जो पावर है वो कर्टेल करनी और इनक्रोच करनी शुरू कर दी है। अब इस तरह का जब एक मतलब एक बैलेंस सही तरह मैनों में जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है उस तरह से क्रिएट नहीं होता ना, तो हमारे मुल्क के अंदर जो है ना ये एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पार्लियामेंट ये काम चलता रहेगा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो लॉस में है, वो अवाम है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो 25 करोड़ अवाम है। ये ना पॉलिटिशियन इस पे कोई लॉस में है, ना कोई इसमें जजेस है, ना जो उनसे करवाते हैं वो है। तो आप देखें ना, अगर आपने सारी पावर एग्जीक्यूटिव को दे दी है तो फिर तो एग्जीक्यूटिव का कोई ऑर्डर चैलेंज करेंगे वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, या सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फिर एग्जीक्यूटिव के पास आपकी पावर होगी तो फिर जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी तो फिर लोगों के फंडामेंटल राइट को गार्ड नहीं कर सकती। फिर आप जितना भी वायलेशन होगी फंडामेंटल राइट की उनको गार्ड करना बहुत मुश्किल है जुडिशरी के लिए। वो फिर लोगों को आप देखते हैं किस तरह उठा लिया जाता है, लोगों के साथ जो जुल्म ज्यादतियां होती हैं। जुडिशरी का यही काम होता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है सिटीजन के उनको प्रोटेक्ट करे। तो जुडिशरी उन राइट को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाएगी या नहीं कर पाएगी तो जुडिशरी का तो फिर रोल जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा फैसल चौधरी साहब, जिस तरह आपने एक्सटेंशन का खुद जिक्र किया था, ये कानून भी पास हो गया जिसमें मुद्दत मुलाजमत अब उसमें तोसी हो चुकी है, तो कहीं ऐसा भी नहीं है कि 2025 में अगर एक्सटेंशन का मामला आता पूरी पार्लियामेंट को आपको इंगेज करना पड़ता, इस वजह से उन्होंने 2 साल आगे बढ़ा दिए, मतलब पूरी अगर 5 साल की बात कीजिए, अब 2027 में रिटायरमेंट होगी आर्मी चीफ की, तो मतलब आपसे भी जो मामलात थे अगर इस्टेब्लिशमेंट के आपके जो बनने थे वो भी आपसे ले लिए गए ना, मतलब कि अगर 25 में एक्सटेंशन होती तो फिर लाजमी बात है आपको पार्लियामान को मुतैद करना पड़ता। देखिए ये 25 से 27 की बात नहीं है, बात लेजिटिमेसी की। और बात यह है कि अगर आप काम करते हैं तो देखिए जब दफ्तर का आइन आया था तो मिसालें मौजूद पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन उस वक्त पे तमाम एक मुतफ़क़ा आइन लाया गया जिसमें उस वक्त की जो हुकूमत थी जी ठीक है साहब जिसे बनेगा जी तो वो छोटे सूबों को साथ में रखा गया और 78 के आइन में एक गुंजाइश रखी गई हर सूबे के लिए भी और हर फरीक के लिए, जिसकी वजह से मुतफ़क़ा और आज तक वो जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये चीज जो लाई गई है ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए जो फौज है वो हमारा सबका इदारा है और उसके सरबराह जो है वो उस इदारे के निगरान है और हम सबके उस इदारे के निगरान है। हमारे लिए वो जो पोस्ट है वो बहुत ही एक काबिल एहतराम पोस्ट है। उस का ये तकाजा था कि उस पे डिबेट की जाती और उसकी जो जरूरत है उसको जो है किया जाता। मुझे ऐसा लगता है कि इस हुकूमत ने जानबूझ के इस पोस्ट जो मामला है उसको मुतनाज़िक है और इसका जो इल्जाम है वो ताकि किसी और शख्सियत को लगे और ये बरजुर्मा करार दे रहे हैं। ये जिस तरह से ये मामला कर रहे हैं ये तासुर ये देते हैं कि हमसे पीछे से एस्टैब्लिशमेंट कराती है और हम तो बेबस है। हालांकि मेरा ख्याल है कि यार जो है ये साजिश और शरारत में पेश होते हैं और ये फिर इदारों की चुप्पी का भी बायस बनते हैं, उनकी बदनामी का भी बायस बनते हैं और उनकी कमजोरी का बायस तो बनते ही हैं। ठीक। अच्छा चौधरी साहब मुझे ये भी बताइएगा कि कल आपकी मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से, जिस तरह गज़ल ने पहले आते हुए बताया था इंट्रो में, उस मुलाकात में आप दोनों जो रहनुमा थे, 3 भी थे, असद कैसर साहब भी थे, आपने किस चीज़ पे इत्तफाक किया? ये जो हालिया कानून साजी हो रही है इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है आप PTI का और जमीयत उलमा इस्लाम का? देखिए मैं तो एक कर्टसी कॉल के लिए मौलाना साहब के पास गया था। मौलाना साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़ा तरीना खानदानी ताल्लुकात भी हैं, तो मैं तो उनसे सलाम भी करने गया तो जाहिर है जब मौलाना साहब के साथ बैठे हो, कैसर साहब बैठे हो तो फिर सियासी बातें तो होती हैं। तो जो बातें हैं उसमें जो मौलाना साहब का मौक़िफ़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के में जो उन्होंने बातें की उन्होंने वही दोहराएंगे। यानी उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये तरमीम की गई है ये 26वीं आईनी तरमीम, क्योंकि उनका जो 26वीं आईनी तरमीम का जो क्रेडिट है वो लेते हैं तो कि उसमें तो हमें उसमें थोड़ा सा इख्लाफ है, जो अदलिया से मुतल्लिक मामलात हैं उन पे हमें तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन ये जो मुलाकातें हैं ये इस बात की गमाज़ भी हैं कि इख्तिलाफ़ात भी हों
तो पॉलिटिकल जमातें आपस में बैठ भी सकती हैं, मेल मुलाकात रहनी चाहिए। तजादात भी होते हैं, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक एतमाद का माहौल, एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जो तलखियां हैं उनको लेके आगे बढ़ने की जरूरत है, और उसमें मौलाना साहब ने एक बड़ा किरदार अदा किया है। लेकिन अब मौलाना साहब, फैसल साहब, मौलाना साहब खुद ही इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि वो अदालत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दरख्वास्त दायर करेंगे। तैनाती के हवाले से भी वो इससे पहले बात कर चुके हैं कि ये ठीक से नहीं हुई है चीफ जस्टिस की, हालांकि खुद ही वो मरकज़ निगाह रहे हैं, उनकी रिहाइश का मुलाकातें होती रही हैं। अब बिलावल भुट्टो भी शिकवे शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में हुकूमत के साथ चलना है या नहीं, इसका फैसला करेंगे। देखिए, बात ये है कि ये वो कहते हैं ना कि अंग्रेजी में कहते हैं शॉट इन द फुट, यानी अपने कौम पे खुद कुल्हाड़ी मार के तो अब बात करना है। ये जो सरेंडर किए गए हैं, अंगूठे लगाए गए हैं इन दोनों जमातों की तरफ से, ये हॉन्ट करेंगे पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के अवाम को बहुत देर तक। ठीक हो गया फैसल चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू सो मच। हो जाएगा सुबह की सोच उनके साथ जहांगीर जदून साहब, आपका फैसल चौधरी साहब जो कि कल की मुलाकात थी उस हवाले से भी बता रहे थे, और खवातीन उज़दात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, जहां पे ताज़ा तीन अपडेट्स के मुताबिक ट्रंप 232 इलेक्टोरल वोट्स के साथ पहले नंबर पे हैं, जबकि कैमला हैरिस 216 इलेक्टोरल वोट्स के साथ दूसरे नंबर पे हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो गैप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था। कैमला पीछे थी, ट्रंप आगे थे, लेकिन कुछ एक दो स्टेट्स में स्विंग हुआ है, जिससे कैमला 216 और ट्रंप 232 इलेक्टोरल वोट लेकर इस वक्त अमेरिकन इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप दूसरी दफ़ा सदर बनेंगे या फिर अमेरिका को पहली दफ़ा कोई खातून सदर मिलेगी, ये अभी भी एक सवाल है। इस सवाल का हम जवाब जानेंगे इस सेगमेंट में। इसी में हमें ज्वाइन किया है फाद बिन अरशद ने, और उनके साथ मौजूद होंगे अनवर इकबाल साहब। सबसे पहले फाद बिन अरशद की तरफ चलते हैं। फाद साहब, किस तरह के इलेक्शन के नताइज आप देख रहे हैं, और क्या अभी भी कोई मेजर स्विंग हो सकता है, क्योंकि मुकाबला काफ़ी ज़्यादा टाइट नज़र आ रहा है। 232-216 का मुकाबला इस वक्त कैमला और ट्रंप के माबैन। जी देखें, अब इस वक्त स्विंग स्टेट्स पे है सारी बात। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, एरिजोना और जॉर्जिया, ये हैं रियासतें जो स्विंग स्टेट्स हैं, जिनके ऊपर सारा अब अमेरिकन प्रेसिडेंट का फैसला होगा कि कौन जो है वाइट हाउस में नया प्रेसिडेंट होगा। इसमें नॉर्थ कैरोलिना जो है वो ऑलरेडी ट्रंप जो है वो जीत चुके हैं, और जॉर्जिया भी लाइकली जो है वो ट्रंप की तरफ ही जाएगी, क्योंकि वहाँ पे 95% से ज़्यादा रिजल्ट आ चुका है और ट्रंप को 2% की लीड है वहाँ पे। तो वेरी लाइकली है कि ये रिपब्लिकन ये स्विंग स्टेट ले जाएंगे। इसके अलावा पेंसिल्वेनिया है, पेंसिल्वेनिया में भी इस टाइम पे ट्रंप को 3 पॉइंट्स की वो है 3% की बढ़तरी है, और 85% रिजल्ट वहाँ पे आ चुका है। लेकिन पेंसिल्वेनिया में इस तरह है कि फिलाडेल्फिया, हैरिसबर्ग, एलनटाउन, पिट्सबर्ग, ये इलाके जो हैं ये स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं डेमोक्रेट्स के। यहाँ से भी रिजल्ट जो है अभी किसी का 90% है, किसी का 92% है, यहाँ से रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अब देखना ये है कि यहाँ से जब ये रिजल्ट्स आएंगे तो उसके बाद क्या होता है। लास्ट इलेक्शन में भी इसी तरह ही था, 2020 में यहाँ से ट्रंप जीत रहे थे, लेकिन जब यहाँ से सारा रिजल्ट कंपाइल हुआ पेंसिल्वेनिया के इन 4-5 बड़े शहरों से जब रिजल्ट आया तो इस स्टेट जो है वो फ्लिप हो गई। सेम मिशिगन है, मिशिगन में भी जो है वो रिपब्लिकन जो है वो लीड पे है। मिशिगन पे इस वक्त 50% रिजल्ट आया और ट्रंप को वहाँ पे 6% की लीड है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी खैर इट्स टू अर्ली हम मिशिगन पे कुछ कहें। इसी तरह एरिज़ोना है, ये भी स्विंग स्टेट है, यहाँ पे 53% रिजल्ट आया और यहाँ पे ट्रंप को 0.5% की लीड है, तो इट इज़ टू अर्ली यहाँ पर भी। विस्कॉन्सिन में 77% है, यहाँ पे भी ट्रंप लीड कर रहे हैं 4 पॉइंट्स के साथ। इसके अलावा वर्जीनिया जो है वो डेमोक्रेट्स जीत चुके हैं। जी सही। फहद, आप साथ ही रहे, हमें ज्वाइन किया हुआ इस वक्त अनवर इकबाल बैनुल-अक़वामी माहिर हैं, सहाफ़ी भी हैं, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। अनवर साहब, कहिएगा एरिज़ोना के हवाले से बाकी स्टेट्स तो बताई हैं फहद ने, लेकिन एरिज़ोना जो है उसका एक अलग से थोड़ा सा असर रसूख है और उस मुतालिक भी ये कहा जाता है कि वहाँ से जो है वो ट्रंप जीत सकते हैं क्योंकि उसकी काफ़ी डिबेट रही है। बिल्कुल, वहाँ भी वो आगे हैं, लेकिन
देखें ज़रा, अब तो स्टेट बाय स्टेट अदाद शुमार देने से चीज़ें वाज़ा नहीं होंगी, इसलिए कि लग यही रहा है कि जो जो स्विंग स्टेट्स रह गई हैं वहाँ भी ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। असल में ज़रा अगर आप मूड देखें ना, दोनों जो हेडक्वार्टर्स हैं, तो ट्रंप के हेडक्वार्टर्स में देखें उनके हामियों की तादाद बढ़ती जा रही है, हाउस के स्पीकर भी वहाँ पहुँच रहे हैं और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है जीत का जश्न मनाने की। दूसरी तरफ यहाँ वाशिंगटन डीसी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया हुआ था हेडक्वार्टर, कमाला हैरिस ने उनका जो हेडक्वार्टर है वो वीरान होता जा रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनमें जो रह गए उनमें भी कोई इंतज़ाम नहीं है। लगता है कि कम अज कम उनके फॉलोअर्स ने तो इस बात को तस्लीम कर लिया है कि अब शायद वो ना जीत सके, और लगता यही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत यूनिक काम करने लगे हैं कि ऐसे शख्स की हैसियत से वापस आ रहे हैं जो आज से 4 साल पहले इस तरह निकाले गए थे कि जबरदस्ती वो जाने को तैयार नहीं थे। आप फिर देखें हंगामे हुए, कांग्रेस पे हमला हुआ, उन पे केसेस चले, उनकी कन्विक्शन हो गई, और किसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो ये तक लिख दिया था कि ये ट्रंप का खात्मा हो गया है, द एंड ऑफ ट्रंप। लेकिन अब आप देखिए कि वो न सिर्फ वापस आए बल्कि दोबारा अमेरिका का सदर बन रहा है, तो ये तो एक बहुत बड़ी और यूनिक फतह होगी उनकी। सही। अनवर साहब, एक चीज़ ये भी बताएं कि अब जिस तरह से अगर ट्रंप जैसे कि आगे हैं, कहा भी जा रहा है अगर वो आ जाते हैं इक़्तिदार में, तो मिडल ईस्ट की जो वार्स हैं जैसे कि यूक्रेन हो गया, इसके साथ लेबनान, इसराइल, ये तमाम, इसमें कोई जंग बंदी का इम्कान जाहिर किया जा सकता है? देखिए, हम चीज़ों को लंप टुगेदर नहीं कर सकते। मिडल ईस्ट की वॉर अलहदा है और यूक्रेन की अलहदा है। यूक्रेन में जंगबंदी के इम्कानात ज़्यादा होंगे, इसलिए कि अमेरिका में भी ये रियलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता सिंक इन हो रही है कि रूस को हराया नहीं जा सकता। यूक्रेन रूस के बहुत करीब है और रूस वहाँ ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वहाँ उसकी शिकस्त हो जाए, वहाँ ऐसी हुकूमत हो तो उसको बार बार तंग करती रहे। तो यहाँ तो अमेरिका जो है, अमेरिकी इंतज़ामिया जो है और अमेरिका में खालिद बाइडेन इसके जाने के बाद ज़्यादा विलिंग होगा कि किसी तरह कोई रास्ता निकल आए और जिसमें दोनों की सुबकी हुए बगैर मामला तय पा जाए। लेकिन जहाँ तक मिडल ईस्ट का ताल्लुक है, मिडल ईस्ट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। वहाँ हमारे यहाँ तो बस हर चीज़ को ये कह के टाल दिया जाता है कि यहूदी लॉबी ने ये कर दिया, यहूदी लॉबी ने वो कर दिया। बात यहूदी लॉबी की नहीं होती। इसराइल की जो अमेरिका की हिमायत है उसकी एक तारीख है, वो तारीख जुड़ी हुई है यूरोप में यहूदियों के साथ जो कुछ होता रहा 500-600 साल की, उस तारीख से, जो कुछ दूसरी जंग अजीम में हुआ, जो कुछ हिटलर ने किया, उस तारीख से। तो जो वेस्ट है वो फील करता है कि इसराइल का बनना अच्छा है, इसराइल का मजबूत रहना ज़रूरी है और हमें इनको सपोर्ट करते रहना चाहिए। तो जो भी सुलह होगी, अगर जंग बंदी भी होगी डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, तो वो भी इसराइल के फेवर में जाएगी। अमेरिका में मुस्तकबिल करीब तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आने वाली जो इसराइल में वो कुछ कर दे जिसके मुसलमान ख्वाहिश करते हैं। ठीक। अच्छा फाद, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह अनवर इकबाल साहब बता रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप सदर बनेंगे और इसी तरह के आसार इस वक्त नज़र आ रहे हैं जितने नताइज आ रहे हैं, लेकिन ठीक कहा उन्होंने कि मिडिल ईस्ट की जानिब अगर बात की जाए तो इतना पॉलिसी शिफ्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन इंटरनली अगर अमेरिका की बात की जाए तो कोई पॉलिसी शिफ्ट ट्रंप के आने के बाद नज़र आएगा आपको? देखें, इंटरनल पॉलिसी शिफ्ट जैसे अनवर भाई ने बात की कि मिडिल ईस्ट के मामले पे उनका पॉलिसी शिफ्ट नहीं आएगा, तो बिल्कुल ठीक बात है। वो इसी तरह की सिचुएशन रहेगी मिडिल ईस्ट के मामले पे उनकी, क्योंकि वो अमेरिका की कंसिस्टेंट पॉलिसी है जो काफ़ी दिहाइयों से यही चल रही है कि वो उन्होंने इजराइल को सपोर्ट करना है और सारा। और जहाँ तक सवाल है इंटरनल का, इंटरनल में ये है कि इमिग्रेशन के हवाले से ट्रंप की जो है वो बहुत हार्ड लाइन है। उसके हवाले से काफ़ी चेंजेस आएंगे इमिग्रेशन के हवाले से उनकी, क्योंकि जो उन्होंने एक हार्ड स्टांस लिया हुआ है इमिग्रेशन पे कि इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के हवाले से उन्होंने जो लिया हुआ है, बिल्कुल अभी जो है डेमोक्रेट्स हैं वो काफ़ी लीनियंट हैं इसके ऊपर इमिग्रेशन के मामले पर, लेकिन जो ट्रंप है वो इस पर बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन लेंगे इस मामले पे। फहद, ये भी बताएं कि अब शायद कुछ ही वक्त रह गया है जबकि रिजल्ट्स जो है बाकायदा तौर पर सामने आ जाएंगे। अर्ली वोटिंग को देखें, अभी तक के नताइज को देखें, तो क्या तरीका कार होता है अमेरिका में, किस तरह से ये अनाउंसमेंट की जाती है? देखिए, अभी तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी कुछ 10-15 रियासतों के रिजल्ट्स रहते हैं। अभी पेंसिल्वेनिया के रिजल्ट हम फौरी तौर पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी फौरी क्या कहते हैं घंटे 2 में आएगा। पिछली दफ़ा भी 2020 में भी इसमें टाइम लगा था अनाउंस होने का।
इसके बाद क्या है कि ये सारे इलेक्टोरल वोट्स जब होंगे, इसके बाद जो तमाम इलेक्टोरल वोट्स होंगे वो गालिबन दिसंबर 17 को वो प्रेसिडेंट को वोट देते हैं सारे, और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो 20 जनवरी को वोट उठाते हैं। तो वो इस तरह सिलसिला है, लेकिन अभी फिलहाल रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी सारे रियासतों से रहते हैं, लेकिन बहरहाल मोस्ट लाइकली यही है, नजर यही आ रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं यूएस के। जी अच्छा अनवर साहब, मुझे ये बताइएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं, जिस तरह की अभी तक हवा चली हुई है, तो उनके लिए क्या स्मूथ सेलिंग होगी तमाम तर जो चीज़ें हैं, और स्पेशली उनके जो अदालती फैसला है जो जनवरी में आना है, उस फैसले के बाद फिर क्या होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट का? मेरा नहीं ख्याल कि सदर बनने के बाद उनको इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी। उस दौरान मेरा ख्याल है 4 साल ये किसी अदालती चैलेंज का मुकाबला किए बगैर गुजार लेंगे, और इसलिए भी मैं वो समझते थे कि उनका सदर बनना बहुत ज़रूरी है। अगर ना बनते तो उनको सज़ा भी हो सकती थी, तो सज़ा से तो बच जाएंगे, लेकिन मुश्किलात आएंगी। मुश्किलात जैसे फहद ने बहुत अच्छी बातें की, जिससे पता है कि उनकी इंटरनेट पॉलिसीज़ के हवाले से, लेकिन उसमें उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना और बात है और वादे करना और बात है। मसलन जो वो हैं इमिग्रेंट्स के हवाले से उनके बयानात हैं वो अपनी जगह हैं, पहले भी आए थे, पहले भी उन्होंने कोशिश की, वॉल बनाने की भी कोशिश की, जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनको भी रोकने की कोशिश की। इतना आसान नहीं होता उसको 100% अमल करना, 50% अमल करना भी मुश्किल होता है। फिर वो ये बात कह देना, आवाम को अट्रैक्ट कर लेना बड़ा आसान है कि इमिग्रेंट्स आके हमारी नौकरियां ले लेते हैं। लेकिन आप ये देखें कि इमिग्रेंट्स खासतौर पे जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं वो जॉब्स करते हैं, गैस स्टेशन में वो जॉब्स करते हैं, रेस्टोरेंटों में सफाई करने की, बर्तन धोने की। ये जॉब्स ऐसी हैं जिसमें अमेरिकन इनको नहीं करना चाहते, उनको फिर भी ज़रूरत पड़ेगी बाहर से मंगवाने की। और ट्रम्प साहब ने अपने पहले दौर में ये भी कहा था कि हम नॉर्वे से क्यों नहीं मंगवाते, तो किसी ने ये जवाब दिया था कि भाई नॉर्वे वाले यहाँ से ज़्यादा खुशहाल हैं, वो यहाँ के क्या करेंगे। तो इसलिए ये मसाइल हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जो चीज़ें बनती हैं जो बाहर और यहाँ आती हैं मैन्युफैक्चर होके, उन पे वो टैक्स बढ़ाएंगे। तो आप ये टैरिफ लगाएंगे, तो आप बताइए अगर वो लगा दें तो यहाँ अमेरिका में एक चीज़ है कि 20-30 साल से कारों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जो सारे पार्ट्स होते हैं उनके वो मेक्सिको और चाइना और इस तरह के मुल्कों में बनते हैं, तो जो वहाँ बहुत सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर आवर $5 भी नहीं देना पड़ता मजदूर को। यहाँ वो स्किल्ड लेबर्स में आएंगे, जब यहाँ मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे उनको $50 पर आवर देना पड़ेगा, तो वही कार जो आज 30-32 हज़ार की पड़ती है वो जाके 50-60 हज़ार की पड़ेगी, तो उसको कौन खरीदेगा। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल होंगे जिनको उनका सामना करना पड़ेगा, और एक स्मूथ सेलिंग नहीं होगी। ठीक है। अच्छा अनवर साहब, थोड़ा सा ये भी बता दें कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो फिर क्या अहमियत और क्या नौयत होगी? देखें, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो एक सेंसिटिव इलाके में, उसका पाकिस्तान को फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फायदा ये होता है कि अगर हम डूबने लगते हैं तो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाती है। नुकसान ये होता है कि हमें कोई अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि ऐसे मुल्क को जिसके बॉर्डर्स मिलते हों इंडिया से, जिसके बॉर्डर्स मिलते हों चाइना से, ईरान से, अफगानिस्तान से, जिसके साथ ही सेंट्रल एशिया रखा हुआ हो, उसको कोई भी अकेला नहीं छोड़ेगा। यानी पाकिस्तान इज गेटवे टू द मिडल ईस्ट, इट इज द गेटवे टू सेंट्रल एशिया, इट इज द गेटवे टू इंडिया एंड चाइना एज वेल। तो अब ऐसे मुल्क को कोई अकेला नहीं छोड़ता। अमेरिका में ये हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर से ये काम शुरू हुआ था, उसके बाद आपने देखा था कि एक वक्त ऐसा गुजरा कि जो पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं होता था और पाकिस्तान को बिल्कुल उठा के साइड में रख दिया गया था, और हमें भी इसका बड़ी शिद्दत से एहसास होता था। लेकिन उसके बाद कुछ सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई, इनको एहसास हुआ कि इंडिया पाकिस्तान नहीं है। जो कुछ पाकिस्तान करता है इंडिया करने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है और वो अपनी मर्जी भी करता है बहुत से मामले में। चीन के मामले में मर्जी की, चीन से समझौता भी कर लिया। फिर उनको ये एहसास हुआ कि चाइना और इंडिया और दीगर वजूहात की वजह से पाकिस्तान से ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। एक न्यूक्लियर मुल्क है, एक बड़ी आबादी का मुल्क है, इसकी एक बड़ी मिडिल क्लास है जो सारी दुनिया में फैली हुई है। तो
उस हवाले से जो हमारी रिलेशनशिप बनी है वो बनी रहेगी, लेकिन उस तरह नहीं होगा जिस तरह अफगान वॉर के दौरान था या वॉर ऑन टेरर के ज़माने में था। पाकिस्तान को कहीं से बिलियन डॉलर नहीं मिलने लगे, पाकिस्तान को कहीं भी करीब तरीन हलीफ नहीं कहा जाएगा अनलेस रीजन में दोबारा कोई जंग शुरू हो जाए। तो हमारा ये जो ल्यूक वार्म रिलेशनशिप है वही रहेगी, चाहे ट्रम्प सदन हो या कमाला हैरिस हो। ठीक हो गया। अच्छा फाद, आपकी तरफ आएंगे। जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन की जानिब बात की थी अनवर इकबाल साहब ने कि मुतालबात तो बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसी तरह मिडिल ईस्ट की बात की जाए, फिर आपने इमिग्रेंट्स की बात की, फिर एक और है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के हवाले से, चाइनीज़ जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स है अमेरिकन मार्केट में, उस पर टैरिफ लगाया जाएगा या इस तरह की चीज़ें भी ट्रंप ने कही है, तो उस पर क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ट्रंप? देखें, बहुत जैसे अनवर भाई ने बात की इम्प्लीमेंटेशन, अब आप खुद देखें चाइनीज प्रोडक्ट पे वो कहते हैं कि हम 60% जो है उस पर वो टैरिफ लगाएंगे। 60% टैरिफ लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो चीज मिसाल दे रहा हूँ, अगर $3 की वो $10 की हो जाएगी, इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? यहाँ पे लोकल पब्लिक पे पड़ेगा इम्पैक्ट, सारा लोकल अवाम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, चीजें महंगी हो जाएंगी। जैसे भी अनवर भाई ने कार्स की बात की, जो गाड़ी आज 30,000 की मिल रही है वो 50,000 की हो जाएगी, कौन खरीदेगा वो गाड़ियां फिर? तो वो मतलब ये पॉपुलर बातें हैं सारी, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, और लोग बाय करते हैं ये बातें सारी। अब इस दफा भी यही हुआ है, इन्होंने सारी पॉपुलर बातें की हैं। इमिग्रेशन की बात की है, यहाँ पे पॉपुलर बात है, लोगों को समझ में आती है, यूथ अट्रैक्ट होती है कि हाँ जी ठीक बात कर रहे हैं। ठीक है, इकॉनमी की बात करते हैं कि जी लीगल इमिग्रेंट्स आए यहाँ पे, वो आके पूरे फैल गए, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गई, सारी चीजें डालनी, उस पर पॉपुलर बातें हैं। ठीक है, अभी चाइनीज की उसकी बात करते हैं, वो पॉपुलर बात है। ठीक है, वो लोग बाय करते हैं वो बातों को, तो सारी ये पॉपुलर बातें हैं। उस पॉपुलर बात पे ये सारा कुछ जो है अभी वो जो है बाय किया है लोगों ने और सारा वोट लिया है। तो अब जैसे इमिग्रेशन की बात है, इसमें आप देखें इमिग्रेशन में कहते हैं 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करूंगा मैं। डिपोर्ट करेंगे, अच्छा चलें ठीक है करें डिपोर्ट, तो उसके लिए आपको 20 से 25 बिलियन डॉलर भी चाहिए होगा, रिसोर्सेज चाहिए होंगे। आप इतना बंदे कहाँ से लाएंगे? कहते हैं मैं फौज लगाऊंगा, मैं नेशनल गार्ड्स लगाऊंगा। तो ठीक है, बातें बहुत अच्छी बात है, मतलब समझ में आती है बात, पॉपुलर बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत हर्डल्स आएंगी इसमें। फिर कोर्ट्स हैं, कोर्ट में चली जाएंगी ये चीजें, तो इतना आसान नहीं है ये चीजें। पॉपुलर बातें ठीक है समझ में आती हैं, लेकिन मेरा मुश्किल लगता है इम्प्लीमेंट करना चीजों को। ठीक हो गया, सही हो गया, बहुत शुक्रिया। फहद हमारे साथ मौजूद थे, अनवर इकबाल साहब मौजूद थे। कहा था कि बहुत सी पॉपुलर बातें की हैं, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन की जाती है या फिर नहीं, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो जी यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और मजीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर के हवाले से, और जूनियर स्क्वॉश की अगर बात की जाए तो वहाँ पे अली सिस्टर्स ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। स्क्वॉश में पाकिस्तान का एक बहुत ही ताबनाक माजी है। जहांगीर खान की बात की जाए, जानशेर खान की बात की जाए, या फिर जितने भी आप अभी हाल ही में देख ले, हमजा खान एक उभरता हुआ सितारा है हमारा, उसने भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और अभी जो दो बहनों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इन्होंने हंगरी में, डेनमार्क में, अभी हाल ही में स्वीडन में भी हो गई। हाँ। और तकरीबन मानूर की अगर बात की जाए तो उन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीते, उसके साथ सैरिश ने 1 गोल्ड मेडल जीता, और फिर लोकल सतह पे भी इनके पास बेशुमार गोल्ड मेडल्स हैं। जितने ज़्यादा गोल्ड मेडल्स इनके पास हैं, मुझे ये लगता है कि सारे गोल्ड मेडल्स ये ले आते हैं। हाँ। तो बकाया लोग वहाँ पे क्या करने जाते हैं? इन्हीं से पूछ लेते हैं कि भाई इन्होंने क्या क्या जीता है और क्या क्या आप जीतने वाली हैं, क्या प्लान्स हैं। सैरिश अली हमारे साथ मौजूद हैं और मानूर अली हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों से मेरा यही सवाल है, अभी तक आप लोगों के पास कितने गोल्ड मेडल्स हैं और आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह से आप ये खेल खेलते हैं और किस तरह से परफॉर्म करती हैं? थैंक यू सो मच हमें यहाँ पर पहले बुलाने के लिए। और मैं ऑल पाकिस्तान अंडर 15 नंबर 1 हूँ। मैं अभी तक 11 टाइटल्स ले चुकी हूँ, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हैं। और हम लोग होम स्कूलिंग करते हैं, तो हम पूरा दिन स्क्वॉश को देते हैं और हम लोग 5 to 6 आवर्स ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, तो इस वजह से हम लोग इतने आगे पहुँच सके। ज़बरदस्त। अच्छा मानूर, 7 गोल्ड मेडल आप अभी लेके आई हैं, हंगरी से, स्वीडन से, नॉर्वे से।
तो जिस तरह मैंने गजल को कहा कि बाकी लोग वहाँ पे क्या करने जाते हैं, सारे गोल्ड मेडल तो आप ले आती हैं। सब बहुत इम्प्रेस थे हमसे क्योंकि हम लोग 3 सिस्टर्स थे और तीनों ही खेल रहे थे और अच्छा खेल रहे थे क्योंकि हमने उसके पहले बहुत मेहनत भी की थी, ट्रेनिंग की थी हम लोगों ने इस टूर्नामेंट्स के लिए, क्योंकि 3 टूर्नामेंट्स थे तो बीच में हमें रेस्ट भी चाहिए होता था, बहुत टफ था सब कुछ हैंडल करना, फिर ट्रैवल भी करना होता था। तो उस सब के बाद सब बहुत शौक थे कि ये 3 बहनें इतना अच्छा खेलती, हमारी गेम के लिए खासकर बैठते थे, सब हमें देखते थे, हमें कॉन्ग्रेचुलेट भी करते थे, वहाँ के जो जितने भी लोकल प्लेयर्स थे और जिनसे हम लोग खेलते थे वो भी बहुत इम्प्रेस थे। तो मैं कहूँगी बहुत अच्छा फील हुआ कि वहाँ के माहौल देखा और वहाँ के लोगों को जाना, वो लोग बहुत नाइस है और बहुत सपोर्ट भी करते एक दूसरे को। और तीसरी बहन सबको बताएं वो कहाँ पे, मुझे लगता है कि वो भी कोई इवेंट खेल रही होगी। वो अभी आज ही उसकी फ्लाइट है, वैशाली की, वो अभी यूएस जाने वाली है पीएसए का टूर्नामेंट खेलने, फिर हम लोग भी जाने वाले हैं थोड़ी देर बाद। आप भी यूएस जाएंगे? जी वहाँ पे होगा हमारा यूएस जूनियर, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा स्कॉटलैंड में जो होगा स्कॉटिश जूनियर, फिर होगा ब्रिटिश जूनियर। प्लेटिनम इवेंट है जो बहुत बड़ा है और मैं कहूँ कि वर्ल्ड जूनियर से पीछे एक जो है तो ब्रिटिश जूनियर सबसे बड़ा है। तो मेरा यही गोल है कि मैं वर्ल्ड जूनियर में ब्रिटिश जूनियर परफॉर्म करूं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक किसी ने लड़कियों में खासकर किसी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया इंटरनेशनल लेवल पे। मैं चाहती हूं कि एक हिस्ट्री रिकॉर्ड हो। आप तो अभी भी हिस्ट्री बना के आई हैं। सहरिश से भी पूछते, सहरिश आप बताएं कि क्या रूटीन होती है आपकी, कितने घंटे आपने रेस्ट करना होता है, कितना घंटा आप ट्रेनिंग करती हैं और फैमिली में कौन सपोर्ट करता है? फैमिली में तो हमें सब सपोर्ट करते हैं, मेरे मम्मा पापा दोनों बहुत सपोर्टिव है और उन्हीं की वजह से हम लोग इतने आगे हैं, क्योंकि हम लोग पठान फैमिली से हैं और हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी स्टार्टिंग में, लेकिन अब हमारी पूरी फैमिली हमें सपोर्ट करती है। हम लोग सुबह इस तरह 6 बजे उठते हैं, उसके बाद हम लोग नाश्ता करके स्क्वाश चले जाते हैं। अच्छा। हम लोग पहले सेल्फ करते हैं या फिर सुबह का सेशन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रेस्ट करते हैं 2 to 3 आवर्स, फिर उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। हम लोग कोच के साथ ट्रेनिंग करते हैं, ड्रिल्स करते हैं, फिर उसके बाद फिजिकल फिटनेस करते हैं, फिर हम लोग वापस घर आ जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर फिर जो प्लेयर्स जिनके साथ आपका मुकाबला होता है उनमें कौन कौन सी कंट्री के प्लेयर्स होते हैं, और कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्लेयर आपको बहुत इरिटेट कर रहा हो कि यार बस मैंने गिरा देना इसको? अब ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर्स थे, लेकिन हर एक प्लेयर को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना पड़ता है। तो हमने बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस हुए, मतलब न्यू प्लेयर्स थे और जिनको हमने यूरोप में हमने ये सेकंड टूर्नामेंट था जो हम खेल रहे थे, तो थोड़ा न्यू था क्योंकि हम लोग एशियन ज़्यादा खेलते हैं, तो वो प्लेयर्स भी न्यू थी और काफ़ी बेस्ट थी, तो उनके साथ फाइट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने अपना बेस्ट दिया। ज़बरदस्त। मानूर आपकी तरफ आते हैं, आपका ताल्लुक भी पेशावर से है, लेकिन जो मैंने ऑफर सवाल किया था आपसे, जहांगीर खान, जानशेर खान, फरहान महबूब, हमजा, इन सब का ताल्लुक नवागली से है, लेकिन आपका नहीं है, आप नवागली से कम नहीं है। सो आपको ये शौक कहाँ से पैदा हुआ जूनियर स्क्वॉश खेलने का, स्क्वॉश खेलने का? मेरे अब्बू खुद जो है तो एथलीट हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं और फिर बैडमिंटन फिटनेस के लिए खेलते थे। तो हम भी उसी टाइम हम लोग, मेरी जो बड़े बहन और भाई है शायान अली, वो भी मेरा भाई है, वो भी अंडर 19 खेलता है, अच्छा प्लेयर है। तो वो दोनों पहले जाते थे हम लोग सिर्फ फिटनेस के लिए, मतलब ऐसे ही ताकि हम लोग फिट रहे और मतलब और एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। तो उसकी वजह से पापा ने हमें फिटनेस में डाला, लेकिन मैं उस टाइम नहीं खेल पाती थी बहुत, तो उस टाइम मैं सिर्फ देखती थी स्क्वॉश। तो व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग मुझे बहुत पसंद था स्क्वॉश, अभी भी है। तो मैं जब खेलते थे, फिर धीरे धीरे हम लोग जो है तो टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करने लगे, पार्टिसिपेट करते थे। मैं तो पहले राउंड हार जाती थी, तो फिर जब पार्टिसिपेट करते थे हम लोग और फिर जब जीतने लगे, मतलब थोड़ी सी गेम इम्प्रूव हुई तो जीतने लगे हम लोग, सेमीफाइनल्स खेलने लगे, क्वार्टर फाइनल्स खेलने लगे। फिर बाबा का वो आया कि नहीं, अभी हमें प्रोफेशनल खेलना चाहिए। अच्छा। मतलब अभी हम लोगों ने गेम स्टार्ट की है तो हम इसे एक लेवल पे लेके जाएंगे, तो उनका ये था। तो फिर मुझे तो बहुत पसंद था, मैंने तो कहा बस मैं दिनों रात खेलती रहूँ। सो दैट्स वाई पापा ने फिर काम प्रोफेशनल स्टार्ट करते हैं। फिर हमें स्पॉन्सर मिला, जिनकी वजह से हम इंटरनेशनल खेलने लगे। बार्ट फाउंडेशन जिनने हमें स्पॉन्सर किया, जो है तो पहले मैं मलेशियन जूनियर जीती, फिर मैं सिंगापुर में जीती, फिर डेनमार्क, स्वीडन, हंगरी, तो ये सब उनने स्पॉन्सर किया। उनने हमें बहुत सपोर्ट किया और स्पेशल सपोर्ट जो है तो उन्हीं की तरफ से था और उनकी वजह से हम लोगों ने ये टाइटल्स लिया। और उन्हीं के सपोर्ट से आप यूएस भी जा रही हैं? जी इंशाल्लाह। ठीक। तो अच्छा, इस सारी सूरत हाल पर, सारी रूटीन में आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती होगी यकीनी तौर पर? बहुत डिस्टर्ब होती है, बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, क्योंकि एक तो आप सुबह ट्रेनिंग करके आओ,
फिर दिल ही नहीं चाहता कुछ करने का। और फिर अब जब आपकी पढ़ाई हो या फिर एग्जाम्स चल रहे हो, तो हम लोग तो अभी करंटली होम स्कूलिंग कर रहे हैं क्योंकि सुबह में हम लोग ट्रेनिंग होती है तो हम लोग खेल नहीं पाते। सो दैट्स वाई हम लोग अभी घर में पढ़ते, लेकिन जैसे ही गेम से आते हैं पढ़ने का दिल ही नहीं चाहता। हम कहते हैं बस सो जाए, बस कुछ भी ना करें, सो जाए। हम बहुत थके होते हैं। अच्छा, वो जुमला तो अब बिल्कुल खराब हो गया ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब, क्योंकि आजकल जो खेल रहा है वो आपकी तरह उसको इनवाइट किया जाता है, उसको अपलॉज किया जाता है, उसको मुबारकबाद दी जाती है। मैं आपकी तरफ आऊंगा। जो सवाल मैंने इनसे किया था, नमक अली का सवाल इस वजह से किया था कि नमक अली में शायद कंपटीशन ज्यादा है, कंपेटिटिव लेवल ज्यादा है, वहाँ पे फैसिलिटीज भी हैं, तो आपके पास भी कुछ कॉश के फैसिलिटीज हैं उस तरह से? नहीं, गर्ल्स के पास वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है जैसे बॉयज़ के पास है। नवाब अली में सारे मतलब बॉयज़ ही हैं, मतलब उनमें से कोई गर्ल्स तो आई नहीं, तो सारी बॉयज़ को ही सपोर्ट देते हैं, बॉयज़ को बहुत ज़्यादा सेंटर करते हैं। तो हाँ, गर्ल्स को कोई सपोर्ट नहीं है, गर्ल्स को इतनी खास कोर्ट की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए वहाँ पर खेलना। अच्छा, आपके लिए खेलना मुश्किल। मैं दोनों से सवाल करूंगा कि जिस तरह इन्होंने कहा था कि किसी को क्या कहा था, गिराने में मजा आता है, तो इंडियन प्लेयर्स के साथ भी इंटरेक्शन आपका होता होगा। आप भी इंडियंस के साथ खेली, आप भी खेली, पहले आप जवाब दीजिएगा कि इंडियंस के खिलाफ जब आप जीतते हैं तो कैसी वो एक अलग खुशी होती है ना? बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब इंडियन से जीते, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन इंडियंस भी काफ़ी नाइस थे, हम जितने भी इंडियन से मिले वो काफ़ी नाइस थे, लेकिन वो कंपटीशन तो अलग ही है जब उनके साथ खेलते हैं। तो वो तो कोर्ट से बाहर नाइस होते हैं ना, कोर्ट के अंदर तो वो जज्बा होता है पाकिस्तानियों का। मैं कहूँ कि वो लोग कोर्ट के अंदर भी फेयर खेलते हैं, लेकिन कुछ होते हैं प्लेयर्स जो तो फेयर नहीं खेलते, जो ब्लॉकिंग करते हैं या फिर इस तरह, तो उनसे बचने के लिए हमें अपना माइंड स्ट्रांग करना पड़ता है और कुछ नहीं। और मैं बहुत से प्लेयर्स ऐसे खेली हूँ, लेकिन मैंने जितने यूरोप के प्लेयर देखे वो बिल्कुल ब्लॉकिंग नहीं करते, वो बहुत फेयर खेलते हैं और मुझे उनकी गेम बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ मैं उनकी तरह खेलूँ, लेकिन जो एशियंस हैं ज़्यादातर जो सीनियर्स हैं ब्लॉकिंग करते हैं, मतलब अंडर 19, 17, 15 में भी, तो मैं भी अंडर 13 खेल रही हूँ, तो मैं खुद को रेडी कर रही हूँ ताकि उनसे भी मेंटली स्ट्रांग हो और उनसे भी हम लोग जीते, चाहे वो इंडियंस हो चाहे कोई भी हो। ठीक, इससे पहले कि गजल कहें कि हमारा वक्त खत्म हो जाता है, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि मुझे ये बताइएगा कि आपने ये जितना भी सफर तय किया है, गोल्ड मेडल्स के अंबार हैं आपके पास, फेडरेशन के आपको सपोर्ट कर रही है या फिर स्पॉन्सर्स के ऊपर ही चल रही है? हम लोग तो अभी करंटली स्पॉन्सर ही हमें सपोर्ट कर रहा है और फेडरेशन की तरफ से, क्योंकि वो बॉयज़ को मैं कहूँगी कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी बॉयज़ को भी नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों। लेकिन अभी ब्रिटिश जूनियर जो हो रहा है ये मैं पिछले साल गई थी फेडरेशन की तरफ से, तो उनने मुझे भेजा था, क्योंकि उसमें सिर्फ आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप फेडरेशन की तरफ थ्रू ही जा सकते हैं। तो इस साल नहीं, सॉरी 2024 के स्टार्ट में जब ब्रिटिश जूनियर हुआ तो उसके लिए उनने नहीं दी मुझे इंडोर्समेंट, बल्कि मैं स्कॉटलैंड में ही थी, मैं स्कॉटिश जूनियर खेली, साथ में एडिनबर्ग था, तो मैं वहाँ खेलने जा सकती थी, सिर्फ 1 वीक का फासला था। तो मैं इतना मुझे डिसअपॉइंटमेंट फील हुई क्योंकि बिल्कुल नज़दीक ही था और जितने प्लेयर्स से मैं जीती स्कॉटलैंड में वो सारे ब्रिटिश जूनियर में परफॉर्म करने गए, लेकिन मैं नहीं गई। तो ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट की बात थी मेरे लिए, लेकिन मैंने कहा इट्स ओके, और ट्राई माय बेस्ट, मैं मेहनत करूँगी और इंशाल्लाह मैं जीत के बताऊंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, मेहनत और लगन ही सब कुछ होता है। बहुत प्यारी बच्चियां बहुत खूबसूरत मेडल्स जीत कर आई हैं और बहुत मतलब इनका जोश और वलवला देखकर जो है यकीनी तौर पर हमारे देखने वाले नाज़रीन जो हैं जो देख रहे हैं उनमें भी काफ़ी मोरल उनका अप हुआ होगा। और जिस तरह से ये मेडल्स पे मेडल्स जीत रही हैं, जिस तरह अभी इनकी सिस्टर की इन्होंने जिक्र किया, वो भी गई हैं, अभी ये भी जाने वाली हैं, बहुत से मेडल्स इंशाल्लाह आप लोग जीत कर आएंगे। आपके लिए बहुत सी दुआएं। हमारे साथ महविश और सहरिश मौजूद थी, मानूर और सहरिश मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सबकी सोच। हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि गजल भी खुश होंगी और तमाम हमारे देखने वाले भी खुश होंगे, क्योंकि गजल मैंने देखा है कि आपकी जिल्द को भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल रहते हैं, ठीक है, और स्पेशली जब सर्दियाँ आती हैं तो जिल्द के मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सर्दियाँ शुरू होते ही जहाँ दीगर मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है, वहीं एक बहुत बड़ा मसला जिल्द में खुश्की का पैदा होना है। और मौसम सरमा में जिल्द हो या फिर बालों की खुश्की हो, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है और इस तरह के मसाइल को
आज हम इस सेगमेंट में हल करेंगे? जी हाँ, डिस्कस करेंगे और हम अपनी लाइव कॉल्स भी लेंगे। लाइव कॉल्स के लिए हमारा जो नंबर इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है 051-890-1008, दूसरा नंबर है जी 051-2624-946। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी इशू है तो आप इस नंबर पर कॉल करें। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो आयशा साहिबा। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे कि क्या बुनियादी मसाइल हैं, जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो स्किन के इशूज़ जो है वो भी साथ शुरू हो जाते हैं, क्या हल है? तो अभी तो आपने दोनों ने खुद बताया, खुश्की, ड्राई स्किन विंटर्स का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। और गर्मियों में जो लोग आ रहे होते हैं पसीने के साथ, एक्ने के साथ, अभी जो लोग आ रहे हैं उनका एक ही मसला है, ड्राई स्किन हो रही है, खारिश हो रही है, डैंड्रफ हो रहा है। सो ये बहुत कॉमन इश्यूज हैं विंटर के। एंड वाटर इनटेक कम हो जाता है, सर्दियों में प्यास नहीं लग रही होती, हम पानी नहीं पी रहे होते, तो स्किन हाइड्रेट नहीं हो रही होती। सो देयर सो मेनी फैक्टर्स। और ये सिर्फ पानी ना पीने का मसला होता है या फिर सर्दियों में कोई और भी मसाइल होते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन? सर्दियों में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है सर्दी की वजह से, जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो रही होती है। और पानी, डाइट, स्किन इज रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड यू। सो अगर आप पानी नहीं पी रहे या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इंटेक अच्छा नहीं है तो वो चीज़ें आपके स्किन पे रिफ्लेक्ट होती हैं। ओके, लेकिन पानी तो वैसे भी हमें कहा जाता है कि आप पानी बहुत ज़्यादा पिए, एक दिन में भी आपको जो है तकरीबन 1 to 2 बॉटल्स को जो है वो तकरीबन ख़त्म करना चाहिए। लेकिन सर्दियों में मसला ये है कि पानी वैसे भी नहीं पिया जाता इतना, पानी पिया नहीं जाता। मेरा अपना दिल नहीं करता पानी पीने को, लेकिन ये सोच के पिए कि स्किन और आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, और इसका मतलब अब रेमेडी क्या है, इसको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं? क्या क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं सर्दियों में कि आपकी जल्द खुश्क ना हो? सबसे पहले तो आपने अपने अंदर से हेल्थ का ख्याल करना है, पानी पीना है, डाइट अच्छी लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स, और स्किन को हाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्लिनिक में ये देखती हूँ कि इफ़ अ गर्ल इज़ कमिंग टू मी और मैं उससे पूछी हूँ कि आप क्या चीज़ अप्लाई कर रही हैं अपनी स्किन पे और आपको किसने रिकमेंड किया है, सो द आंसर इज़ वेरी कॉमन कि हमने ये ग्रुप में ऑर्डर किया है या हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं, 5-10 फ्रेंड्स हैं हमने। अब उनको नहीं पता कि सबकी स्किन डिफरेंट है, ठीक है, और सर्दियों में क्या चीज़ चाहिए, गर्मियों में क्या चीज़ चाहिए। सो पीपल, आई थिंक दे शुड विजिट देयर डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो किस तरह की ग़िज़ाएं हमें खानी चाहिए, किस तरह की डाइट होनी चाहिए हमारी? विंटर्स में मैंने आपको बताया कि फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंज इज़ गुड, देन वेजिटेबल्स इज़ गुड, वाटर इज़ गुड, लेकिन हर चीज़ का एक्सेस भी नहीं। ये नहीं कि आप बस पानी पी रहे हैं और स्किन को आप कह रहे हैं हाइड्रेट नहीं हो रही। स्किन को हाइड्रेट करने के लिए फिर स्किन की एक्सटर्नल केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल है। सर्दियों में लोग बहुत गर्म पानी से नहाते हैं, लॉन्ग शावर्स होते हैं, दैट्स नॉट गुड, एंड इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जो गर्म पानी से नहाना है, मतलब वो तो डेफिनेटली जिस तरह आपने कहा ना सॉरी, कि पानी नहीं पिया जाता, गर्म पानी से हम नहाते हैं, ठंडे पानी से नहीं नहाते, तो क्या नीम गर्म पानी होना चाहिए, ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए? ठंडे पानी से तो नहीं नहा सकते सर्दियों में, नीम गर्म पानी होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी आपके जो एपिडर्मल बैरियर होता है उसको डैमेज करता है। अच्छा, कुछ और भी बुनियादी मसाइल हैं, मतलब जैसे कि ये हमारे लिप्स का थोड़ा सा फट जाना, पाँव की एड़ियों का फट जाना, ऐसे स्किन का भी फट जाना समटाइम्स ऐसे होता है, तो फिर ये इस चीज़ के लिए क्या हल है? कोई मॉइस्चराइजिंग? दिस इज ऑल स्किन ड्यू टू द वेदर, ह्यूमिडिटी एंड ड्राई स्किन, जिसमें चैप लिप्स होते हैं, हाथों पैरों का ख़राब हो जाना। हाथों पैरों और बॉडी के लिए यूज़ यूरिया बेस्ड एंड लैक्टिक बेस्ड मॉइस्चराइजर्स इन विंटर्स, रियली गुड, क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और स्किन को हाइड्रेट करते हैं। देन सॉक्स यूज़ करें, ग्लव्स यूज़ करें एक्सट्रीम वेदर में, एंड यूज़ ग्लाइसरीन बेस्ड प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम जेली, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। एंड सर्दियों में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हाथों पैरों का नीला हो जाना। एग्जैक्टली, उसको चिल ब्लेन कहते हैं। चिल ब्लेन के लिए भी आपने अपने हाथ को मॉइस्चराइज करना है, पैरों को, और गर्म पानी में हाथों पैरों को रखना है एवरी डे फॉर 10 to 15 minutes, एंड देन वेयर ग्लव्स। अच्छा, समटाइम्स लोग ये भी कहते हैं ना कि जब आपका हाथ पाँव ख़राब हो जाए, नीले हो जाए या काले पड़ जाए सर्दियों में, तो उसके लिए आप कोई नाइट क्रीम का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। आप इस चीज़ को रिकमेंड करेंगी कि आपके लिए नाइट क्रीम वाकई ज़रूरी है? नाइट क्रीम्स को आप लोग ऑइंटमेंट्स और इमोलियंट से रिप्लेस कर लें सर्दियों में, ठीक है। ये ऑयल बेस्ड होते हैं और ऑब्वियसली ये मॉइस्चराइज करना होता है। पेट्रोलियम जेली, ग्लाइसरीन, यूरिया, लैक्टिक एसिड, इस तरह की चीज़ें यूज़ करें बॉडी पे, ठीक है। फेस पे हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें, एंड देयर कॉमन थिंग्स लाइक सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर रहे होते हैं लोग गर्मियों में, सर्दियाँ हो जाती हैं लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं, तो सैलिसिलिक एसिड और इस तरह की चीज़ें स्किन को एक्सेसिवली ड्राई करती हैं। रेटिनॉल इज़ अ मैजिकल प्रोडक्ट, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट, लेकिन रेटिनॉल भी स्किन को ड्राई करता है, तो मैं अपने पेशेंट्स की फ्रीक्वेंसी को कम कर देती हूँ यूज़ करने की। लाइक अगर वो पहले थ्राइस इन अ वीक यूज़ कर रहे हैं तो मैं बोलूँगी 1 or 2 इन अ वीक यूज़ करें।
ठीक। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ आपको भी अंदाज़ा होगा कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। जो बॉडी लोशन है उसको हम कभी कभार फेस पे यूज़ करते हैं, फेस वाला जो है वो पाँव पे यूज़ करेंगे। सो इसके कोई नुकसानात भी होते हैं? आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे? बिल्कुल होते हैं। हम फेस बहुत डेलिकेट स्किन होती है और फेस के अपने मॉइस्चराइजर्स होते हैं जिसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है और अच्छे लाइट प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। और बॉडी के मॉइस्चराइजर्स आई थिंक जो मेरे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं 75 to 80% यही करते हैं। तो उन्होंने एक ही रखा होता है, सर से पाँव तक वही यूज होता है, किया जाता है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वैसे ये सीखने की जरूरत है। हाँ एग्जैक्टली। और सर्दियों में एक और चीज़ कि जिन लोगों को इस तरह के मसले लाइक सोरियासिस, एक्जिमा, एटोपिक डर्माटाइटिस, ये रोजेशिया, ये सब ड्राई स्किन इश्यूज हैं। गर्मियों में तो होते ही हैं, पर जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ये एग्रेवेट कर जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाएं, आप उनकी पर्टिकुलर मेडिसिन यूज़ करें और साथ में जनरल केयर में मॉइस्चराइज करना सीखें। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, ईमान फातिमा गुजरांवाला से। ईमान, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहिबा से है कि मेरे फेस पर ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हैं। ओके, ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हैं? जी, ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा, और मैं कोई भी क्रीम यूज करती हूँ तो मेरे फेस पर छोटे छोटे पिंपल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एलर्जी की तरह के, और सूट नहीं करती स्किन पर कोई भी क्रीम या बेस या फाउंडेशन। तो मेरा ये कि आप मुझे कोई अच्छी चीज रेकमेंड करें जिससे मैं अपने फेस को सही कर सकूं, स्किन का ख्याल रख सकें। ओके, अब मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को तो रिकमेंड नहीं कर सकती, एंड आई एम नॉट श्योर कि ये जिसको दाने कह रही हैं वो इधर एक्नी है या रोजेशिया है, क्या है, और मे बी वो कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जिससे एलर्जिक कॉन्टैक्ट या इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो रहा हो। तो स्किन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन स्किन बिफोर यू प्रिस्क्राइब एनीथिंग। सो आई थिंक शी नीड्स टू विजिट मी और एनी डर्माटोलॉजिस्ट क्लोज टू हर प्लेस। और ब्लैक हेड्स इज अ फॉर्म ऑफ एक्नी, पीपल शुड नीड टू अंडरस्टैंड दिस, जिसको हम कॉमन ज़बान में ब्लैक कहते हैं या वाइट हेड कहते हैं, वाइट एंड ब्लैक कॉमिडोन्स। इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्नी और इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। ऐसी कोई चीज़ ओके, ट्रेटेनॉइन यूज़ किया जा सकता है टॉपिकली वंस और ट्वाइस इन अ वीक, लेकिन फिर अगर वो पेशेंट खुद से यूज़ करेंगे, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स लेंगे तो उसमें मसला हो जाएगा। सो इट्स गुड कि आप एक बार डॉक्टर के पास जाएं और समझ लें कि आपकी स्किन को क्या चाहिए। मतलब कि आयशा का कहने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ स्किन के हवाले से आप खुद ना यूज़ करें, बल्कि पहले अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसके बाद पूछें यार कि मेरी स्किन पे ये आएगा सही या नहीं, सूट करेगा। मैंने ये देखा कि कुछ लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट्स अच्छे देने से वो बदल जाते हैं। वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, ओवर द काउंटर, कुछ प्रोडक्ट्स की बहुत हाइप है पाकिस्तान में। तो जब मैं उनके सिर्फ प्रोडक्ट्स बदलती हूँ तो वो दोबारा आके बताते हैं कि हमें तो किसी प्रोसीजर की भी ज़रूरत नहीं है, हम वी आर रियली हैप्पी इन आवर स्किन। तो आपके पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे जिनकी स्किन डैमेज होती होगी और सर्दियों से रिलेटेड जो जिनको मसाइल हैं, जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं, तो तकरीबन कितना ऑलमोस्ट टाइम लग जाता है उनकी रिपेयरिंग में? It's a very good question because I always tell my patients skin treatment is not an overnight thing. आप प्लीज़ एक्सपेक्ट ना करें that you are going to a dermatologist और अगले दिन आप सो के उठेंगे तो आप बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। It takes time and I tell my patients at least wait 3 to 6 months to see the results. Even if you go for procedures, 3 to 6 months आप दें रिजल्ट्स देखने के लिए, ठीक है। कोलेजन बनता है, कोलेजन बनने में टाइम लगता है, स्किन बैरियर को रिपेयर होने में टाइम लगता है, तो टाइम देना होता है। लेकिन इट्स वेरी टू पेशेंट एज वेल, किसी की स्किन पे शायद इतना पेशेंट्स ज़्यादा आई टाइम थिंक लिटरेसी उस लेवल पे डिपेंड करता है कि वो कितना लिटरेट है और कितना वेल इन्फॉर्म्ड है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो कि इस तरह स्किन में भी कुछ होता है ऐसे कि बास आपकी जल्दी रिकवर हो सकती हैं, कुछ लेट रिकवर होती हैं। अगर किसी को ऑलरेडी कोई स्किन का मेजर इशू है, जैसे सोरियासिस है या एक्जिमा प्रोन स्किन है, एटोपिक डर्माटाइटिस है या रोजेशिया है, एक्नी है, ऑब्वियसली वो नॉर्मल स्किन नहीं है उनके इशू को ट्रीट करना और फिर स्किन को अच्छा करना, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो पहले उनके इशू को ट्रीट किया जाता है और फिर स्किन को अच्छा किया जाता है, सो इट टेक्स टाइम। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि जो टीन एजर्स बच्चियाँ होती हैं, छोटी स्कूल कॉलेजेस गोइंग यूनिवर्सिटी जो बच्चियाँ जाती हैं, उनकी स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्नी बहुत ज़्यादा होती है और मेकअप वगैरह करना स्टार्ट कर देती हैं, बेसिस लगाना जो मतलब उनकी स्किन से बिल्कुल हट कर होती हैं। उनके लिए क्या आप एक मैसेज देंगी कि उनको किस तरह से प्रोडक्ट्स और किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए? उनकी मदर्स को मैं मैसेज दूंगी कि आप प्लीज़ हैव अ चेक कि आपकी बेटी क्या प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रही है, क्या यूज़ कर रही है, एंड इफ इट
एक्नी तो एक्नी का ट्रीटमेंट प्लीज़ फ़ौरन करवाएं, क्योंकि होता ये है कि वो 3-4 साल जब डिले होता है एक्नी या वो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, यूट्यूब से देख के ट्रीटमेंट, व्हेन अ पेशेंट कम्स टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट उसको एक एक्नी का मेजर कॉम्प्लिकेशन विच इज़ स्कारिंग, खड्डा हो जाना और पिगमेंटेशन, तो एक्नी तो फिर ठीक हो जाती है, लेकिन ये वाले 2 प्रॉब्लम्स दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड दे आर प्राइसी एज वेल। और प्लीज़ आप आई वुड से थोड़ा मेकअप यूज़ कर लें, लेकिन अच्छा यूज़ कर लें। एंड ऑनलाइन शॉपिंग आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि हमें नहीं पता होता ऑनलाइन क्या प्रोडक्ट, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ जी, पर बहुत इवन ऐसी आजकल products, इन्फ्लुएंसर्स एक प्रोडक्ट देते हैं, बेसिकली वो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं उस प्रोडक्ट उनको स्पॉन्सर कर रहा होता है, लेकिन लोग समझते हैं कि शायद शी इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, एक्चुअली दे आर फिल्टर्स एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। और वो यूज करना People स्टार्ट need कर to देते हैं। understand this. People should not have unreal expectations with the product or with any treatment. ठीक, सही, ठीक, सही, ठीक, मतलब ठीक। इस तरह की एंड अब स्किन में एक बात इंपॉर्टेंट है कि आप एक बहुत बड़ा और मेजर प्रोसीजर एक दिन में करा के रिजल्ट से बेहतर है कि आप गो स्लो एंड बी कंसिस्टेंट। आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो अच्छी चीज़ें वो यूज़ करो और कंसिस्टेंट रहो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सन ब्लॉक है। सन ब्लॉक जो लोग यूज़ करते हैं उनके बहुत से मसले वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बाहर की दुनिया में सन ब्लॉक को तो लाजमी यूज़ किया जाता है, वो वैसे में तो concept ही हर नहीं बंदे है। को पता है कि वो मेकअप से पहले सन ब्लॉक लगाएंगे, बट ये है कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशेंट्स आते हैं वो उनको मैंने आदी बना दिया है सन ब्लॉक का। तो और कुछ यूज़ करें ना करें, सन ब्लॉक तो वो नहीं छोड़ते। ठीक, ठीक, सन that's ब्लॉक great। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किन वैसे ही जो है आप 2-3 चीज़ें होती हैं, अच्छा मॉइस्चराइजर, अच्छा सन ब्लॉक, एक अच्छा फेस वॉश, और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स एक्टिव्स यूज़ ना करें, बट विटामिन सी या रेटिनॉल इनमें से कुछ यूज़ करना चाहिए। ठीक, मतलब आप अपनी प्रोडक्ट्स भी अच्छी रखें तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आपका और बहुत एक और शुक्रिया चीज़ कि सैलून में ट्रीटमेंट्स जो आप लोग लेते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, वो आप प्लीज़ डॉक्टर से लिया करें। ठीक हो गया। सैलून में कोई भी ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो डॉक्टर आयशा कह रही है कि वो डॉक्टर से लिया करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की सुबह की सोच, जहाँ पे हमने डिफरेंट टॉपिक के हवाले से डिस्कशन की है, चाहे वो अमेरिका के इलेक्शन हो, आपके स्किन के मसाइल हों, और इस वक्त अगर ट्रंप की हवाले से बताया जाए तो वो 248 इलेक्टोरल वोट ले चुके हैं और कैमला हैरिस 216 वोट लेकर दूसरे नंबर पे, और अब मेरा ख्याल है कि ट्रंप दूसरी दफ़ा 270 का फिगर है और करीब ही है, नजर आ रहे बन चुके हैं। जी ख़वातीन और हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे और गज़ल को और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।